पढ़ेंगे एडवांस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टीसीएस, मतलब टीडीएस और टीसीएस के बारे में हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा फ्लेवर किसका है, एडवांस टैक्सेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सर देखो ये जो चैप्टर है ना, ये आपका चैप्टर काफ़ी बड़ा होगा, आपको इसके नंबर ऑफ पेजेस भी दिख रहे होंगे। सर तो क्या हमें सब कुछ पढ़ना है? जी हाँ, जितने क्वेश्चन है सब करेंगे। बट सर देखिए, एक तो पहली बात, इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सर। दूसरी बात सर, इंडिविजुअल सेक्शन के अंदर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, हमारे पढ़ने की अप्रोच क्या होगी, हम पढ़ेंगे सेक्शन वाइज। हमने सेम अप्रोच फाइनल में ली थी और बहुत सक्सेसफुल रही है, वो बेस्ट क्लासेस मानी गई है टीडीएस के लिए। सेक्शन वाइज पढ़ेंगे और जितने भी शेड्यूल में इतनी सारी बातें लिखी ना, जो क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट पोर्शन, हम सिर्फ उसको रीड करते जाएंगे। मतलब अगेन फिल्टर्ड वे में हम पढ़ेंगे, अगेन फिल्टर्ड वे में हम पढ़ेंगे, मोस्ट फिल्टर्ड वे में। ठीक है, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। आपका पहला क्वेश्चन बात करता है 194A के बारे में। तो आइए पहले हम एक दूसरी शीट में या फिर इसी शीट में सर 194A के बारे में समझ लेते हैं। आइए आइए कैलकुलेशन करते हैं 194A के बारे में। हाँ सर, तो पहले आप लिखिए 194A का क्या मतलब होता है। 194 किसके लिए है सर? ये सर टीडीएस किस चीज का डिडक्ट करती है? तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट की बात करती है। ये किसकी? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, लेकिन अदर देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर लगने वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही है। किसकी बात करिए? अदर देन सिक्योरिटी, मतलब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के ऊपर लगने वाली की बात करिए, जो आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह कराते हैं उसके बारे में बात करिए सर। तो सबसे पहली बात सर, ये इंटरेस्ट पे कौन करता है और ये सर इंटरेस्ट पे किसको करता है? मतलब सर हु इज पेयर एंड हु इज पेई। सर ये पहले हम समझते हैं। सर इंटरेस्ट पे किस जो करता होगा उसी के ऊपर ये सेक्शन लगेगी। सर पे कौन करने वाला होता है? यहां पे बोला गया है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से कम है मतलब सर, अब देखो यहां पे असली बात बताते हैं आपको। मतलब सर कोई कंपनी है, एलएलपी है, फर्म है, एओपीबीवाई है, कुछ भी है, वो सब के ऊपर 194A लगेगा सर। लेकिन अगर बात आ गई कहीं गलती से इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में, तो हम सोचेंगे कि क्या इस इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। सर तभी लगेगा इफ ये इंडिविजुअल और एचयूएफ एक बड़ा आदमी है। क्या है? बड़ा आदमी, मतलब इसका टर्नओवर जो है एक्सीड कर जाता है सर 1 करोड़ रुपए से। मतलब सर सीधी बात, नो बकवास सर, जिस इंडिविजुअल की, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर इनकी टैक्स ऑडिट होती होगी, ये एलिजिबल होंगे टैक्स ऑडिट कराने के लिए, तो ही 194A लगाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। मतलब 44AB में 1 करोड़ से ऊपर इनका टर्नओवर हो गया तो इनको कराना पड़ेगा सर। अब थोड़ी सी सर रीजनिंग बता दो, क्यों आपने कहा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो गया हो। तो देखो पहली बात, आपकी जो गलती होने का स्कोप है, ये टर्नओवर कब का देखेंगे। एज लाइक मान लीजिए ये 1 जनवरी 2020 में हम बात कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट की है 1 जनवरी 2020, मतलब सर प्रीवियस ईयर 19-20 की। तो सर ये जो टर्नओवर 1 करोड़ हम देखते हैं ना सर, ये टर्नओवर 1 करोड़ हम प्रीवियस ईयर का देखते हैं। किसका देखते हैं सर? प्रीवियस ईयर का। अगेन फिर से बोलिए, प्रीवियस ईयर मतलब सर प्रीवियस ईयर, सर कंफ्यूजन हो रही है सर, लास्ट ईयर का देखते हैं, ऐसे समझिए, लास्ट ईयर का टर्नओवर देखते हैं। मतलब सर टर्नओवर 18-19 में अगर मेरा 1 करोड़ से ज्यादा हो गया होगा, 1 करोड़ से ज्यादा अगर मेरा टर्नओवर हो गया होगा, तो हम इस साल 194A लगाएंगे। क्वेश्चन में अगर करंट ईयर का दिया है और किसका, लास्ट ईयर का दिया, तो लास्ट ईयर का ही हमेशा लीजिएगा, ये कंफ्यूजन मत लाइएगा सर। लास्ट ईयर का लेने के पीछे लॉजिक ये था कि इस साल आपको क्या पता, आपको 1 अप्रैल 2019 को क्या पता कि आपका टर्नओवर कितना जाएगा कितना नहीं होगा, तो आप कंप्लाइंस करेंगे कि नहीं करेंगे। बट आपको 31 मार्च 2019 को पता चल चुका था कि आप बड़े आदमी हो चुके हैं, आप टैक्स ऑडिट के लायक हो चुके हैं, इसलिए आप अगले साल पूरे साल भर में 194A लगाएंगे सर। यहां तक की बात समझ में आ गई कि पेयर कौन होगा और क्यों उसको इस तरीके से कहा गया है। ठीक है सर, पेई कौन होगा? एनी पर्सन बट एनी रेसिडेंट पर्सन, याद रखिएगा, किसी भी रेसिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए, बिकॉज नॉन रेसिडेंट के लिए अलग से प्रोविजंस हैं, अलग से सेक्शन है, यहाँ पे केवल रेसिडेंट की बात करेंगे। सर पेयर पेई पता चल चुका है सर पेयर पेई पता चल चुका है सर। हाँ, किस रेट से टीडीएस कटता है सर? यहाँ पे टीडीएस का रेट दिया हुआ है 10%। मतलब हम क्या सीख लिए सर, कौन देता है तो कटेगा, किसको देता है तो काटेंगे। कोई भी पर्सन
बस बस वो वाला इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं जिसकी ऑडिट ना होती हो, 1 करोड़ से कम टर्नओवर वाले को छोड़ के बाकी हर कोई। ओके सर, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो उस पर 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है, ठीक है सर। सर कुछ एक्सेप्शंस अब आप समझिए, कुछ एक्सेप्शंस हैं जब टीडीएस नहीं कटेगा। यहां पे लिखो एक्सेप्शंस, यहां टीडीएस नहीं कटेगा और आप मेरे साथ नहीं लिखेंगे कुछ भी, बाद में पॉज करके या फिर से देखते हुए लिखेगा। अगर मेरे साथ आपने लिखा तो इस क्लासेस का कोई यूज नहीं रह जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। ना ही आप मेरे साथ बुक खोल के पढ़ेंगे, बुक भी बंद होगी, पेन पेपर भी अलग होगा, केवल कैलकुलेटर आप साथ रख सकते हैं। अगर आपने इसमें से कोई भी चीज उठाई, कैलकुलेटर छोड़ के बाकी किसी भी चीज का यूज किया तो क्लास आपके लिए यूजफुल नहीं निकलेगी, ये मुझे पता है। यहां टीडीएस नहीं काटना है उस चीज को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कहां से टीडीएस नहीं कटेगा, देखिए इसके लिए बहुत सी कंडीशन है, लेकिन हम यानी क्या बोला, सेक्शन के अंदर भी बहुत सी बातें लिखेंगे, लेकिन सिर्फ हम काम की बातें पढ़ेंगे। सर काम की बात तो ये है कि अगर आपको कोई बैंक है ना, सर काम की बात तो ये है अगर आपको कोई बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर सर कोई पोस्ट ऑफिस है, वहां से अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है और वो इंटरेस्ट 40,000 रुपए तक ही है, 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो सर कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। ये लिमिट पता है आज के 1 साल पहले 10,000 की हुआ करती थी, बट अब ये 10,000 नहीं है। जो लोग 1/4/19 से ये 40,000 हो चुके हैं, जो लोग पुराने हैं उनको मैं बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है सर। अब सर दूसरी बात, अगर आपने अपने छोटे भाई को इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, मान लीजिए अनसिक्योर्ड लोन की बात आ गई, तो उस केस में अगर 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, मतलब अप टू 5,000 रुपीज तक टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरी बात सर समझिए, अगर जो फर्म है, कोई फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। सर हाँ सर, मेरा केस लग गया था इनकम टैक्स अथॉरिटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए सर मैंने टैक्स लेट पेमेंट किया था तो टैक्स के ऊपर मेरा इंटरेस्ट लग गया। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, सर क्या टीडीएस लगेगा? नहीं भाई नहीं, उसी का पैसा काट के उसी को थोड़ी देंगे। आखिर आप टीडीएस काट के कहां जमा कराते हो? तो इनकम टैक्स को। जब उसी को जमा कराना तो काटना ही क्यों? तो टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नहीं कटेगा, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी बैंक को, क्योंकि आप भी तो इंटरेस्ट बैंक को पे करते हैं, अगर आपने सीसी लोन लिया है या कुछ भी लिया है तो बैंक आपको दी तो 40,000 की लिमिट, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है वो इंटरेस्ट पे करे, इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर ये कंपनी वगैरह सब कुछ मिला के किसी बैंक को अगर पे कर रहे हैं, एलआईसी को पे कर रहे हैं, यूटीआई को पे कर रहे हैं या किसी इंश्योरेंस कंपनी वाले को पे कर रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट, तो उस पर भी कहीं से भी कोई भी आपका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में आ गया है, ये बात तो समझ में आ गई सर। सर मेरा 40,000 रुपए तक का अब हम किसी को दे रहे हैं तब तो इंटरेस्ट काट नहीं सकते इन जगहों पे, क्योंकि फर्म दे रही है पार्टनर को, हम टीडीएस अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हैं या बैंक वगैरह को दे रहे हैं हम नहीं काटेंगे, और अनसिक्योर्ड पे 5,000 तक नहीं काटेंगे, और अगर हमको मिल रहा है 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट तो भी सर मेरे टीडीएस नहीं कटेगा। सर यहां तक की बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बट सर अब एक टैक्स प्लानिंग का स्कोप आता है यहाँ पे। टैक्स प्लानिंग जिसको इनकम टैक्स एक्ट ने फेल करा दिया। क्या फेल कराया सर? सर क्या फेल कराया सर? अब हमें जानना है, आओ बताते हैं आपको। टैक्स प्लानिंग का ये स्कोप जिसको इनकम टैक्स ने फेल करा दिया, आइए देखिए। ये है मिस्टर, जो भी आप समझ लीजिए, ये बड़े होशियार थे। अब क्या किया इन्होंने का सोचा कि अरे रे 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 40,000 रुपए से ऊपर हो जाएगा अगर मेरा इंटरेस्ट तो कट जाएगा टीडीएस, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। तो इन्होंने एक ऑप्शन लिया। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे रहने वाले दिल्ली के। अब हम दिल्ली की इमेजिनरी जगहों का नाम लिखेंगे। अब इन्होंने ना दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 6 जगह है, लेकिन एक बात एग्जाम्पल समझो आप बस। ये 6 अलग अलग शहर की 6 अलग अलग ब्रांचेस में गए। इनके बैंक का नाम था एसबीआई। एसबीआई बैंक में इन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट करा दी। सर 1 करोड़ ज़्यादा बोल रहे हो, चलो 1 लाख रुपए की यहाँ डिपॉजिट करा दी, यहाँ पे 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करा दी, यहाँ 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करा दी, यहाँ 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करा दी और यहाँ 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करा दी। हर जगह से इनको 10-10% का इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ से भी 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। ये है ब्रांच 1, एसबीआई की ब्रांच 1, एसबीआई की ब्रांच 2, एसबीआई की ब्रांच 3, एसबीआई की ब्रांच 4, एसबीआई की ब्रांच 5, ठीक है। हर जगह से इनको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, हर जगह से इनको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। देखो इन्होंने
एक साथ 5 लाख रुपए नहीं जमा करवाए, 5 अलग अलग ब्रांच में जाके 1-1 लाख रुपए जमा करवा दिए और अब ये खुश हैं कि अब मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। बट टोटल इंटरेस्ट इनका कितना आ गया? 10, 20, 30, 40, 50। सर 50,000 रुपए आ गया सर। और ये जो है ना, अच्छा सुनो, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना 40,000 रुपए तक की लिमिट लगती है कि इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है 40,000 रुपए तक, सॉरी टीडीएस नहीं लगता है 40,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे। बट अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वहां पे वो अमाउंट 50,000 रुपया हो जाता है, वहां पे 50,000 रुपए तक नहीं दे सकते आप। ठीक है सर। कहाँ पे सर? ये जो जगह है, आइए ये देखिए, जो 40,000 वाली लिमिट है सीनियर सिटीजन के केस में कितनी हो जाती है? बोलो बोलो बोलो, 50,000 रुपये। ओके सर, आओ अब हम फिर से यहीं पे आ गए। हाँ सर आ गए। अब सर देखिए कहाँ गए, लो आ गए ना। हाँ सर, अब ये जो बहुत ज़्यादा खुश थे सर कि इन्होंने अपना टीडीएस बचा लिया, टीडीएस नहीं कटेगा। बट पता है आजकल की बैंकिंग कंपनियां सर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस लेती हैं और कोर बैंकिंग के थ्रू पता चल जाएगा कि इस एक इंडिविजुअल का कितनी जगह अकाउंट है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5। तो इस कोर बैंकिंग सिस्टम के तहत जब एक बार में इनका अकाउंट खुलेगा ना तो पता चलेगा अरे इनके ये अकाउंट है, इतने सारे अकाउंट एक साथ हैं और दिख जाएगा कि इनका 50,000 रुपए तक का इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया और टीडीएस कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। इट मीन्स कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होने के कारण क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ईआईएस की सारी क्लासेस इस चैनल पे पढ़ी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन ने कितने अकाउंट कहां कहां मेंटेन कर रखे हैं वो सब कुछ पता चल जाता है। तो उसके ऊपर इजीली हम पता कर सकते हैं कि उसने कितने अर्निंग की है और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टीडीएस लग जाएगा। मतलब सर हमको अगर पता ही चल चुका है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं तो हम टीडीएस लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा, एसबीआई को पता चल जाएगा कि इसने 50,000 रुपये कमाए साल भर में, 40,000 रुपये से ज़्यादा है। सर अब दूसरा तरीका इन्होंने लगाया फिर से। अब ये आए, इन्होंने सोचा है हम पकड़े गए, अब हम कुछ और करेंगे। इन्होंने क्या किया इस बार से इन्होंने लिया इलाहाबाद बैंक। सर इलाहाबाद बैंक, ठीक है, देना बैंक, एसबीआई, पीएनबी और सर एक और बोले एक्सिस बैंक। इन्होंने इतने बैंक ले लिए। अब ये चले गए हर जगह 10-10 हज़ार रुपये जमा करा रहे हैं, हर जगह 10-10 हज़ार रुपये जमा करा रहे हैं। आप देखते जाइए इनको। इन्होंने दूसरी तरह की टैक्स प्लानिंग की, हर जगह 10-10 हज़ार रुपये जमा कराए और ये हर ब्रांच, हर बैंक अलग अलग है सर। सबसे सॉरी 1-1 लाख रुपए जमा करवाए, 1-1 लाख रुपए हर जगह जमा करवाए और इनको हर जगह का इंटरेस्ट कितना मिला, 10,000 रुपए का। सर इनको हर जगह इंटरेस्ट मिल गया, सर इनको हर जगह 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। चलो इनको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। अब बताइए क्या कहीं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में ऐसा होता है? आप लोगों ने बैंक ऑडिट भी की होगी अपने आर्टिकलशिप में, नहीं यार अभी तो नहीं की होगी, अब तो आप ग्रुप 1 के हो। जब आर्टिकलशिप में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत आप एक्सिस बैंक में, मान लीजिए अगर आप ऑडिट करने गए हो तो एक्सिस बैंक का सिस्टम ओपन करेंगे आप, उसके सिस्टम पे आप एक्सिस बैंक के अकाउंट्स में, ऑल अकाउंट्स में अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की, यहाँ पे जैसे इनकी एक्सिस बैंक, अगर ये एसबीआई की जगह एक्सिस होता तो इसके इंडिविजुअल बैंक में जितने अलग अलग ब्रांचेस में इनका अकाउंट होगा वो हम देख सकते हैं। लेकिन किसी भी बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत कितने बैंकों में, अगर अलग अलग बैंकों में इनका, अलग अलग बैंकों में, फिर से सुनिए, अलग अलग ब्रांच नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग बैंकों में इनका अकाउंट है तो ये पता नहीं चल सकता। इसलिए यहां कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि इंडिविजुअल बैंक की लिमिट इंटरेस्ट वाली 10,000 रुपए ही रह गई, 40,000 से ऊपर नहीं हुई, तो यहां इंटरेस्ट नहीं कटेगा। इस छोटी सी बात को हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक की बात तो आपकी क्लियर हो गई है। आइए क्वेश्चन पढ़ लें। सर क्वेश्चन कहां पे मिलेगा सर? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एग्जामिन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 के तहत हम एग्जामिन करते हैं टीडीएस के बारे में। तो इसमें टीडीएस के बारे में कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 के तहत, एग्जामिन द टीडीएस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 194A। मतलब सर इंटरेस्ट वाले की बात करेगा, इंटरेस्ट, हाँ सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है, इन केस ऑफ मेंशन्ड हियर अंडर। ऑन 1 अक्टूबर 2019 मिस्टर हरीश मेड अ 6 month fixed deposit of ₹10 lakh at the rate 9% per annum with ABC Cooperative Bank. The fixed deposit matures on 31/3/2020। आप एक बात बताइए, मिस्टर हरीश ने फिक्स डिपॉजिट किया है किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ, अगर इनका 40,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट हो गया तो टीडीएस कटेगा। ठीक है सर तो 10 लाख रुपए का 9% कितना होता है सर? 90,000 रुपए। और कितने समय के लिए इन्होंने किया सर? 1, 10, 11, मतलब सर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए किया है। मतलब सर 10 लाख रुपए का
4.5% का ब्याज ये कमा लिए, मतलब सर इन्होंने 45,000 रुपये का ब्याज सर कमाया है, जो 40,000 रुपये से एक्सीड हो गया, इसलिए सर 10% का टीडीएस कट जाएगा, इनका 4500 रुपये इनका टीडीएस कट जाएगा, 4500 रुपये इनका टीडीएस कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, आप प्रोविजनिंग पढ़िए, बड़ा मजा आएगा अभी। अब आते नए मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए। 1/6/2019 को मिस्टर गणेश मेड 3 मंथ फिक्स डिपॉजिट, 9 महीने वाले 3 डिपॉजिट उन्होंने किए हैं ऑफ 3 लाख ईच, कैरिंग इंटरेस्ट 9% विथ द्वारका ब्रांच सर ब्रांच आया, देखिए बैंक नहीं है, ब्रांच आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ब्रांच आया विथ द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ XYZ बैंक। एक ही बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस किए गए हैं, तो बैंक को पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितना FD कराया है। द्वारका ब्रांच ऑफ XYZ बैंक, अ बैंक विच हैज एडॉप्टेड CBS भी इस बैंक के पास है, ठीक है। 10 फिक्स डिपॉजिट मैच्योर ऑन 28/2/2020। सर 9 मंथ का ये बॉन्ड था ना, हाँ, तो 9 मंथ में हमने 3 लाख के 3 कराए हैं, तो देखिए 3 लाख रुपए के हमने कितने करा दिए, 3 करा दिए, ठीक है सर। और एक पे हमको कितना इंटरेस्ट मिला है सर, 9% का इंटरेस्ट मिला है साल का, तो 9 महीने के लिए कितना मिला होगा, तो कृपया करके 3 लाख इंटू 3 लाख प्लीज कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेटर आपको बस यूज करना और कुछ भी यूज नहीं करना है। कहा 9% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से शायद 60,000, मेरा कैलकुलेशन अगर सही है 60,750 रुपए आते हैं सर। 40,000 रुपए से एक्सीड कर गए, मतलब 6075 का सर इनके ऊपर टीडीएस कटेगा। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है? सर आ रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है, फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। हाँ सर यही आंसर आ रहा है, चलिए अभी मैं पढ़ा दूंगा आंसर आपको। सर कितना ओरली और कितना इजीली अब हो रहा है ये चीज देख लीजिए। सेम बैंक की 3 ब्रांचेस थी यहाँ पे, चलिए पढ़ा देते हैं आपको। देखिए अंडर XYZ हैज अ डिडक्ट टू टैक्स एट सोर्स एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 194A since the aggregate interest on FD fixed deposit with the 3 branches of the bank is 3 लाख का एक ब्रांच में, तो 3 ब्रांचेस थी, 3 लाख रुपए एक ब्रांच में, तो 3 ब्रांचों में कितना, 9% साल का कमाए तो 9 महीने का कितना, तो 3 लाख रुपए 3 ब्रांचों में जमा करके 9% की दर से 9 महीने में कितना कमा लिए, 60,750 रुपए, ठीक है सर। और ये बैंक CBS फॉलो कर रही थी इसलिए हमें पता भी चल चुका है। Which exceed the threshold limit of 40,000 since XYZ bank has adopted CBS कर रहा था इसलिए डिफरेंट ब्रांचों में क्या पैसा जमा किए पता चल गया। The aggregate interest credited paid by all branches has to be considered। जितने भी अलग अलग ब्रांचेस में पैसा जमा किया ना वो सब कंसिडर्ड की जाएंगी। Since the aggregate interest is 60,750 exceed कर गया था थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40,000, tax has to be deducted my lord एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 194A। सर हमने सही बोला, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन भी सही थी, 6075 का टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके सर। सर एक बात बताइए सर, कहीं कहीं टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करके लिखता है, कहीं नहीं लिखता है, आप लिख दो, सेफ साइड जाने के लिए आप लिख दीजिएगा टैक्स का अमाउंट डिडक्ट होने के बाद क्या आया है, ठीक है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, देखिए ABC कोऑपरेटिव बैंक डिडक्ट की थी टैक्स एट द रेट 10% के हिसाब से ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 45,000 रुपया। क्यों? 9% 10 लाख के ऊपर 6 महीने के लिए अंडर सेक्शन 194A बिकॉज द टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर 194A फ्रॉम सच इंटरेस्ट इज देयरफॉर 4500 रुपए। यहाँ पे तो इंटरेस्ट भी निकाल दिया, और ये क्यों किया? क्योंकि बेसिक एग्जामिशन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर लिए, 40,000 रुपए अपने अर्न कर लिए। आइए इसका तीसरा सब पार्ट देखते हैं। तीसरा सब पार्ट ये भी बड़ा मजेदार है सर। तीसरे सब पार्ट में बता रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर राजेश स्टार्टेड अ ईयर 1 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 80,000 रुपया पर मंथ। देखिए 3 गलतियां आपसे होती है। पहली बात आप इसको पर मंथ नहीं देखते हैं, तो याद रखिएगा ये पर मंथ है। और कुछ बच्चे 8% पर एनम पे भी ध्यान नहीं देते हैं, वो या तो फिर इसको भी 8% पर मंथ समझ लेते हैं या तो फिर इस मंथ की जगह इसको एनम समझ लेते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो इतना जान दें यहाँ पे 80,000 रुपये महीने का ये डिपॉजिट करेंगे जिसपे 8% सालाना ब्याज कमाएंगे। ओके सर ठीक है, तो पर मंथ 80,000 रुपया पर मंथ 8% पर एनम के रेट से कर रहे हैं विथ PQR बैंक। द रिकरिंग डिपॉजिट मेच्योर ऑन 31/3/2020, तो कितना मेरा TDS कटेगा सर? कमाल की बात और मजे की बात तो ये है कि आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे देखते हैं। सर कैसे देखते हैं ये देखिए सर, इन्होंने ये अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर हर महीने सर ये 80,000 रुपए देते रहे। 1 तारीख को महीने की मतलब 1 अप्रैल को सर इन्होंने 80,000 रुपए दे दिए, तो 31 मार्च तक ये जो डेट होती है 31 मार्च तक इन्होंने कितना पीरियड होल्ड किया? 31 मार्च 2013 तक, 2018 तक समझिए,
ये 1 मार्च 2019 है, ये 31 मार्च 2020 ले लो, ठीक है। तो इन्होंने प्रीवियस ईयर 19-20 में कितना पीरियड 80,000 होल्ड किया सर? ये 80,000 पूरा 12 महीने रहा। इसी तरीके से 1 मई को जो जमा किए होंगे सर वो 11 महीने रहा होगा। 1 जून को किए होंगे सर वो 1 जून को किए होंगे वो 10 महीने रहा होगा। समझ में आ रहा है? अरे इसमें क्या होता है ना कि आप हर एक महीने, जैसे ये अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, तो रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आप 1 अप्रैल को अपनी किस्त दे रहे हो, फिर 1 मई को दे रहे हो, फिर 1 जून को दे रहे हैं आप। तो 1 अप्रैल को जो किस्त दिए थे उस पर 12 महीने का ब्याज मिलेगा, क्योंकि वो 12 महीना जमा रही। जो 1 मई को किस्त दिए थे वो 11 महीने जमा रही बैंक में, इसलिए 11 महीने का ब्याज मिलेगा। 1 जून को जो किस्त दिए थे वो कितने महीने, 10 महीने जमा रही, इसलिए 10 महीने का ब्याज मिलेगा। इस तरीके से सर जो मेरी महीने की निकालते रहे तो 12, 11, जून की 10, जुलाई की 9, अगस्त की 8, ये वाली 7, ये वाली 6, ये वाली 5, ये वाली 4, ये वाली 3, ये वाली 2, और जो मार्च में हम 1 मार्च को जमा किएंगे वो सिर्फ 1 महीने ही जमा रही। सर अब दिक्कत आएगी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करें। सर बड़ा टेंशन वाली चीज हो गई कि सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें, हम एक एक का इंटरेस्ट ऐसे से निकालते जाएं। बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं, आप जोड़ लीजिए। 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू टोटल आता है 178 मंथ। टोटल आता है 78 मंथ। मैंने जोड़ लिया कैलकुलेटर पे, 78 मंथ्स आते हैं। मतलब सर 80,000 रुपए अगर हम इसको कहें 78 मंथ्स तक रहे, ठीक है। ये वाला 80,000 12 महीने रहा, ये वाला 80,000 11 महीने रहा, ये वाला 80,000 10 ही महीने रहा। तो टोटल अगर हम कहें 80,000 78 महीने तक जमा रहे। सर 80,000 रुपए पे ब्याज कितना मिल रहा है? सर 80,000 रुपए पे ब्याज मिल रहा है हमको 8% की दर से 12 महीने का, 8% पर एनम। तो 78 महीनों का कितना मिलेगा? तो हम इस तरीके से निकालेंगे। 80,000 रुपए पे 1 महीने, 80,000 रुपए पे 1 महीने का ब्याज कितना मिलता है? निकालिए प्लीज। 8% है ना? हाँ, तो 80,000 रुपए पे सर 8% की दर से 1 महीने का ब्याज मिलता है सर 533 रुपए 33 पैसा। ये 1 महीने का ब्याज है, ठीक है। कितने महीने का ब्याज है? ये 1 महीने का ब्याज है। यहां पे लिख लो, ये 1 मंथ का ब्याज है, आप लिख लीजिएगा उस समय, ठीक है। तो 78 महीने ये पैसा जमा रहा, तो 78 महीने में कितना ब्याज मिला? तो 533.33 इंटू 78 अगर आप कर देते हैं, तो इंटू 78 अगर आप करते हैं तो आपका आता है 41,600 रुपए। अंतिम बार फिर से समझा रहे हैं, देखो 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 12 महीने से जमा किए, तो टोटल कितने महीने 80,000 जमा रहे? तो आप टोटल कैलकुलेट किए, पहली किस्त 12 महीने, दूसरी किस्त 11 महीने, इस तरीके से करते 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 सर टोटल 80,000 रुपए 78 महीनों तक ले जमा रहा। तो 80,000 रुपए पे 1 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है? तो 78 महीनों का इंटरेस्ट कितना बनेगा? आ गया। ओके सर, ठीक है। तो सर ये 41,600 रुपए मेरे 40,000 रुपए की लिमिट से क्रॉस कर गया सर, तो इस पर टीडीएस कटेगा एट द रेट 10% और 4160 4160 रुपए का टीडीएस कट जाएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये, और आगे भी यार टीडीएस में बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, गारंटी है मेरी। द टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A बाय पीक्यूआर बैंक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 41,600। आपको पता है आपकी टीडीएस से आई थिंक 7 मार्क्स आ जाएगा, 7 मार्क्स आपका शायद टीडीएस से आ जाए आई थिंक। तो टीडीएस पे तो पूरा ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू में बता रहा हूं। तो आप 2 घंटे के अंदर आपको 7 मार्क्स 101% मिल जाएंगे मुझसे। ओके सर, तो टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A ऑफ पीक्यूआर बैंक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 41,600 फॉलिंग ड्यू रेकरिंग डिपॉजिट ऑन 31/3/2020 मिस्टर राजेश सिंस रेकरिंग डिपॉजिट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टाइम डिपॉजिट। जो 194A में मैंने बताया था डिपॉजिट्स पे, वो टाइम डिपॉजिट था, और टाइम डिपॉजिट के अंदर रेकरिंग डिपॉजिट भी आता है। एंड सच इंटरेस्ट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40,000। सर 41,600 रुपया कैलकुलेट आप मेरे तरीके से करिएगा, बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। ओके ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2। उसके पहले आइए हम एक और सेक्शन को समझते हैं। सर सेक्शन कौन सी समझाओगे अब? 194C। बोलो 194C। और सी को कैसे याद रखेंगे? दिस सेक्शन इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। 194C सर ये कहां पे लगती है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हैं ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग पेमेंट करते हैं तो लगती है। तो टीडीएस फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सी सेक्शन है? 194C। सर इसमें पेयर कौन होता है? कौन अमाउंट पे करने वाला होता है? किसको अमाउंट मिल रहा होता है? मतलब सर पेयर कौन है और सर पेई कौन है? सर पेयर वही है 194A वाले, मतलब एनी पर्सन जो भी हमने पढ़ा था ना, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है, जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है। ठीक है, ठीक है सर।
पेई कौन है सर? सेम वही रेसिडेंट पर्सन, सेम वही सर रेसिडेंट। ठीक है सर। सर ये तो समझ में आ गया। पेयर कौन होगा? पेई कौन होगा? सर एक बात बताइए सर, यहाँ पे रेट, किस रेट से टीडीएस कटेगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल आ गया। ये एक ऐसी सेक्शन है जहाँ पे दो रेट दिए हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अदर रेट्स दिए हैं, और अदर्स के लिए मतलब फर्म, एलएलपी, बीओआई, कंपनी एंड ऑल दैट के लिए अदर रेट दिए हैं। तो फर्म और इंडिविजुअल के लिए सर रेट कम दिया होता है, हमेशा याद रखिएगा। छोटे लोग हैं ना, एक इंडिविजुअल छोटा बिजनेसमैन होगा, बड़ा होता तो कंपनी का फॉर्म कर लेता, तो फर्म और एचयूएफ के लिए रेट कम वाला होता है 1%, और अदर्स के लिए रेट ज्यादा वाला होता है 2%। सर 194C टीडीएस लगता है कॉन्ट्रैक्ट पे, जहां पेयर होता है भाई 194A वाले, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है। पे मतलब रेसिडेंट कोई भी रेसिडेंट पर्सन। ठीक है सर। और सर रेट क्या है सर? इसमें दो तरीके के रेट चलते हैं, 1% और 2% वाले। यहां तक का मामला तो सर क्लियर हो गया। अब सर बताओ लिमिट भी क्या कोई होती है सर? एनी लिमिट इज देयर? सर मतलब मान लीजिए सर मैंने एक लेबर को बुलाया, ए लेबर जरा इस घास को साफ कर दो, 200 रुपये ले लेना, क्या सर 194C आ जाएगा? नहीं। यहाँ पे पहली बात तो ये कि 194C पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं आता है। मतलब सर, मतलब ये रही आप, और ये होने वाली है आपकी शादी। बहुत खुश हैं आप, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, आपकी शादी में हो रही है, तो एक आता है सामियाना वाला, वो कहता है कि हम कैटरिंग का काम करेंगे। कैटरिंग का काम आप दे देते हो इनको, तो और आप कैटरिंग के काम के लिए आप इसको दे रहे हो 2 लाख रुपए। सर टीडीएस कटेगा? नहीं भाई, आपकी शादी थी, आज आप नाच रहे थे, आपकी शादी थी, तो ये पर्सनल नेचर का जो एक्सपेंस है ना, पर्सनल नेचर, सीधी बात, नो बकवास, पर्सनल नेचर, इस पे कोई टीडीएस की बात नहीं होती है। बिजनेस नेचर वाले ट्रांजेक्शन पे टीडीएस की बात होती है, बिजनेस नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पे टीडीएस की बात होती है। यहां तक की बात तो सर समझ में आ गई। तो सर कुछ तो लिमिट होगी। हाँ, 30,000 रुपीज की इन्होंने लिमिट बताई। सर 30,000 की लिमिट? हाँ, 30,000 रुपए की लिमिट बताई है फॉर इंडिविजुअल कंसिडरेशन। 30,000 और मोर का अगर आप पेमेंट करते हैं वन टाइम, एक बार में, वन टाइम में, अगर आप 30,000 और उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और एक और बात उन्होंने बता दी है, एग्रीगेट लिमिट भी है। अगर एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एग्रीगेट ईयर में, अगर आप 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर पेमेंट कर देते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो भी आपके ऊपर ये लिमिट लग जाएगी। सर इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दो, आओ बताते हैं। ये हैं आपका नाम है चालू जी। क्या नाम है? इंस्पेक्टर चालू पांडे हैं आप कौन है? आप हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे, जिसको झूठ बोलने पे पड़ेंगे खुद ही डंडे अब। ठीक है सर। इंस्पेक्टर चालू पांडे ने क्या किया, इनकी एक थी पुलिस स्टेशन। अब ये पुलिस स्टेशन पे बैठे थे। अब पुलिस स्टेशन के बाहर जब गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। कॉन्ट्रैक्टर, हाँ बोलो साहब। तो कॉन्ट्रैक्टर से बोला, ये कॉन्ट्रैक्टर भी कुछ चोर जैसा ही लग रहा है। हाँ सर चोर जैसा ही लग रहा है। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर आया और इस कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने बोल दिया कि ऐसा करो, यहाँ पे पार्किंग बना दो, पुलिस स्टेशन के बाहर तुम क्या बना दो भाई, पार्किंग। तो ये बोला ठीक है हम बना देंगे, बिल विल दे देना एंड ऑल दैट। तो ठीक है चलो जो भी बात होगी। सर बिल कितना आएगा आपका? सर कितना खर्चा लगेगा ये बताओ। ये बोलते हैं 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख? नहीं बहुत ज्यादा हो गया, मेरा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे। ठीक है सर, आपके लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। 1.5 लाख रुपए सर लगेंगे। और ये बात हो गई सर आपसे अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2019 की बात है ये। ठीक है। अब यहाँ पे लगने लगा, ये आए और यहाँ पे ये पूरी अपनी शेडिंग वेडिंग लगा रहे हैं। देखो पूरा यहाँ पे काम कर रहे हैं जिससे पार्किंग अच्छी बन जाए। पार्किंग पूरी एकदम मस्त अच्छी वाली बना दी इन्होंने। अब क्या हुआ, इंस्पेक्टर चालू पांडे ये सोच रहे हैं कि अब टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, इनको पता है कि 30,000 रुपए की पेमेंट पे अगर 30,000 से ज्यादा की कोई पेमेंट करते हैं, 30,000 या उससे ज्यादा की कोई पेमेंट करते हैं तो टीडीएस कटता है। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे पता है क्या होते हैं, 29,000, 29,000, 29,000, 29,000। ये इन्होंने मई में दिया, जून में दिया, जुलाई में दिया, अगस्त में दिया। इसी तरीके से 29,000 की पेमेंट करते करते ये पूरा 1.5 लाख रुपए का पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। कब सर? मार्च 2020 तक। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये पूरे 1.5 लाख रुपए का पेमेंट कर देते हैं 29,000 करते करते। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे की ये सोच यहां गलत साबित करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट आ गया। इनकम टैक्स एक्ट आया, उसने अपनी आंखें खोल ली, बोलता है ये होशियारी, हम भी यही हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट ने पता है क्या बोला, कहा कि हमने तो कह दिया था कि एग्रीगेट पेमेंट इन अ ईयर
फॉर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका 1 लाख से ऊपर एक्सीड कर गया तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब ये 29 हजार रुपए वाली चतुराई चालाकी काम नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से एक्सीड कर चुका है। इसलिए इनको इंस्पेक्टर चालू पांडे को, चूंकि ये एक इंडिविजुअल है, इसलिए 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ता, और अगर इन्हीं की जगह कोई कंपनी होती तो 2% की रेट से टीडीएस काटना पड़ता। यहां तक की बात समझ में आई? हाँ सर, यहां तक की बात तो हमें समझ में आ गई है। सर तब से बातें हो रही है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? तो देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है, अभी तक मैंने बताया कैटरिंग की सर्विस जो आती है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गई। ठीक है सर, अगर आप किसी को जॉब वर्क पे कोई काम करने के लिए देते हो ना तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर जॉब वर्क मतलब क्या? जॉब वर्क मतलब क्या? जॉब वर्क मतलब क्या? सर जॉब वर्क भी समझानी पड़ेगी आपको? हाँ सर, हम तो जॉब वर्क भी समझेंगे। ठीक है, तो जॉब वर्क समझते हैं अब हम यहाँ पे। देखिए जॉब वर्क मतलब क्या हुआ, ये कोई इंडिविजुअल है सर, इंडिविजुअल ही, हाँ चलो ये इंडिविजुअल है, इन्होंने ये इंडिविजुअल यहाँ पे वुड देता है, लकड़ियाँ दिया और ये यहाँ या यहाँ पे गई, इसके पास ये जॉब वर्कर है, ये जॉब वर्कर यहाँ से सोफे बना के वापस कर दिया। मतलब सर लकड़ी दिए और जॉब वर्कर कारपेंटर को बोले सोफे बना को दे दो। दूसरा एग्जाम्पल तो समझिए, अभी आपने इसको धागे दिए और इनको बोला कपड़ा बना के दे दो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब सर जॉब वर्क आप अपने 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 प्रोडक्ट पर, अपने गुड्स पर, अपने सामान पे कोई वर्किंग करवा रहे हो सर, इसका यही मतलब। आपने इसको कपड़ा दिया और कहा गारमेंट्स बना के दे दो हमें। अगेन सर एक चीज का सुनिए, आपने इसको कोई रॉ मटेरियल दिया, कहा हमें फिनिश्ड गुड्स बना के दे दो। या फिर आपने एज लाइक इसको दिया हाइड्रोक्लोरोक्विन का सॉल्ट और इन्होंने आपको बना के दे दिया हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो सर ये क्या हुआ, आप क्या करो अपने सामान पे, अपने गुड्स पे इनसे कोई वर्क करवा रहे हो जो जिससे ये यूजफुल हो जाए या सेलेबल हो जाए, तो इसको कहते हैं जॉब वर्क। मतलब जॉब वर्क के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए कि प्रिंसिपल के गुड्स पे काम होने वाला हो। इसका मतलब अगर इस तरीके से अगर हम समझें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिए, आप गए इनके पास, आप गए इस समय इनके पास आप गए और यहाँ पे देखा सोफा बहुत अच्छा सा पड़ा हुआ है, सोफा कम बेड है ये, तो आप पूरा बेड उठा के ले आए। सर क्या ये प्रिंसिपल ने कोई जॉब वर्क करवाया? बिल्कुल नहीं, ये तो सेल्स की ट्रांजैक्शन है। आप शॉप पे गए, आपको सामान अच्छा लगा, आप खरीद के ले आए। अगर आपने इसको लकड़ी दी होती काम करने के लिए तो जॉब वर्क होता। अब मुझे लगता है आपको जॉब वर्क का मतलब समझ में आ गया है। तो ये जो जॉब वर्क होता है ना, ये जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने जीएसटी में भी इसके बारे में पढ़ा है। अच्छा सर चलिए थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, आपके एमसीक्यू की भी यहीं पे प्रिपरेशन करवा देते हैं। मान लीजिए जॉब वर्क आया, जॉब वर्क के बाद इसने ना अपना बिल बनाया, तो बिल बनाया मटेरियल्स का, जो लकड़ी या हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो सॉल्ट प्रिंसिपल ने दिया था। किसने दिया था? प्रिंसिपल ने दिया था, क्योंकि प्रिंसिपल के गुड्स पे जो काम हो रहा होगा वही जॉब वर्क होता है। तो इसने मटेरियल का दाम लगाया 1 लाख रुपए और इसने लगाया जॉब चार्जेस। ये बताइए इस तरह की इनवॉइस बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, जॉब चार्जेस 10,000 रुपए, इसने इनवॉइस काट दी आपको 1,10,000 रुपए की। प्लीज टेल मी किस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा? सर आपने खुद ही बता दिया, सिर्फ और सिर्फ जॉब चार्जेस के अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। गलती से मटेरियल के अमाउंट पे टीडीएस मत काट दीजिएगा, बिकॉज मटेरियल तो आप ही का था, इसने काम तो सिर्फ 10,000 रुपए पे किया है। कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट का रहा होगा सर? 10,000 अमाउंट का रहा होगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिस अमाउंट का होगा उसी पे टीडीएस कटेगा। 1% टीडीएस या 2% टीडीएस इस 10,000 रुपए पे कटेगा। ओके सर, ये थी जॉब वर्क की छोटी सी बात। सर हम लोग क्या बात कर रहे थे? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है, क्या होता है एंड ऑल दैट। तो कैटरिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। और भी सर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ कैटरिंग हो गया, जॉब वर्क हो गया। आप एडवर्टीजमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विसेज दी जाती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है सर, इसके अलावा सर कार्टेज या ट्रांसपोर्टेशन अगर कहें, ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क होता है, मेरा सामान हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक पहुंचा दो, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है ये भी सर किसमें आता है? बोलिए कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्ट के केस में एक अलग कंडीशन भी आती है, आपको याद होना चाहिए सर। सभी के लिए तो 10,000 रुपए में कैश का एक्सपेंडिचर अलाउड है, बट ट्रांसपोर्टेशन के लिए 35,000 रुपए तक का अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर ट्रांसपोर्टेशन में कौन आया सर? सर ट्रांसपोर्टेशन में कौन आया हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या रेलवे भी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती है? हाँ, रेलवे से भी तो सामान आता है, तो रेलवे भी ट्रांसपोर्टेशन में आ गई। तो सर क्या रेलवे का भी टीडीएस कटेगा? नहीं, रेलवे का टीडीएस नहीं कटेगा।
अच्छा सर ये बताओ, क्योंकि सर गवर्नमेंट एंटिटीज का टीडीएस तो नहीं काटते। ओ तो सर क्या जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनका टीडीएस कटेगा? हाँ, नॉर्मल ट्रांसपोर्टर्स का टीडीएस कटता है, लेकिन ये आ गई काम की बात आपकी, लेकिन नहीं कटता है इफ नॉट डिडक्टेड, इफ कब सर? अगर वो डिक्लेरेशन दे दे कि उसके पास पूरे साल भर में 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं थे, 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, और वो अपना आपको पैन फर्निश कर दे ना, पैन फर्निश कर दे तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है सर, डिक्लेरेशन दे दे और आपको पैन फर्निश कर दे तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सर 194C के ऊपर आप लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बट जितनी भी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती थी उनको मैंने यहाँ कंप्रेस्ड कर दिया। अब जैसे एडवर्टीजमेंट पे आभास प्रभास लिमिटेड का और अदर सुप्रीम कोर्ट वगैरह के भी केस लॉस है, बट वो आपके लेवल के लिए रेलेवेंट नहीं है, अगर आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आइए सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड मेक द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। हमारा एजेंडा है कि सर क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है। एबीसी लिमिटेड हमने जैसे ही देखा हम तुरंत यहां बोल देंगे ओ सर ये तो कंपनी है, पेयर एनी पर्सन कंपनी, ठीक है। और चूंकि इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो टैक्स ऑडिट होती है कि नहीं होती है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, तो 194C तो सर यहाँ एप्लीकेबल हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं सर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको? सर मिस्टर एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया। इट मींस सर एक इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया है तो टीडीएस की रेट भी फिक्स हो गई सर, 1% से रेट से टीडीएस जाएगा। यहां तक की बात तो क्लियर है? ओके सर। अब अगर हम बात करें सर कितना टीडीएस कब कहां कैसे जा रहा है, 20,000 रुपए की पेमेंट हमने की, मतलब पेमेंट की हम बात करें सर 20,000 रुपए की हमने पेमेंट कर दी 1/5/2019 को, 30,000 से कम है, हाँ ओके सर। 25,000 रुपए की हमने पेमेंट कर दी 1 अगस्त 2019 को, इंस्पेक्टर चालू पांडे, सर सही है। 28,000 रुपए की पेमेंट कर दी हमने 1 दिसंबर 2019 को, 30,000 से कम है सर, कोई बात नहीं, लेकिन 1 मार्च 2020 को पेमेंट कर दी 30,000 रुपए की। सर जैसे ही आपने ये वाली पेमेंट की तो आप जोड़ें तो 20 + 25 + 28 + 30 = 1,03,000। सर आप 1 लाख रुपए से एक्सीड कर गए, और यहां पे मैंने आपको बताया था अगर एग्रीगेट, कहां बताया था मैंने, एग्रीगेट अगर आपका ईयर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 लाख रुपए से एक्सीड कर जाता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 1,03,000 रुपए हो गया सर, मतलब 1,030 रुपए का आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194C। मैं सेक्शन भी आपको याद करा दूंगा, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, बोलो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। कैरी के नाम से भी याद कर सकते हैं आप। ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। आप सोचिए ना यार, सी फॉर कैरी, और कैरी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था टिकटॉकर्स को हटाने का, ऐसे याद कर लो। ओके सर, आओ डिस्कस whether ABC Limited is liable to deduct tax at source under section 194C for payment of ABC made to X। सर आपने तो पढ़ते पढ़ते बता दिया, हाँ लगेगा बेटा, जिस तरीके से जिस अप्रोच से आपको पढ़ा रहे हैं उस अप्रोच से पढ़ने का यही फायदा होता है। देखिए आपको सोचने में टाइम लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर रहे होंगे, और क्वेश्चन को रीड करने का टाइम खराब नहीं होगा आपका, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। आपका टाइम सेविंग प्लस ऑथेंटिसिटी दोनों बढ़ती है, और क्वेश्चन का कोई पोर्शन आप से छूटेगा नहीं या लीव नहीं रह जाएगा, इसका यह बहुत बड़ा फायदा होगा। इन दिस केस द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स डज नॉट एक्सीड 30,000, हाउएवर सिंस the aggregate amount paid to Mr. X during the previous year 1920 exceeds ₹1 lakh on account of the payment of last payment। जो 30,000 का अंतिम पेमेंट कर दिया उसके कारण इनकी जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टर्नओवर थी वो 73,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 1,03,000 रुपए हो गई। एंड द डेट and the TDS provision under section 194C would get attracted। TDS has to be deducted at the rate 1% on the entire amount of 1,03,000 from the last payment of 30,000। The balance of 28,930, मतलब सर 30,000 रुपए की इस पेमेंट में से 1,030 रुपए तो डिडक्ट कर दिए, तो 28,970 रुपए का पेमेंट हम कर देंगे किसको, मिस्टर एक्स को। ओके यस सर। अब आप पॉज करके इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, मेरे साथ पढ़ने की गलती मत करिएगा अपनी बुक में, मेरे साथ केवल इस स्क्रीन पे आप पढ़ेंगे, वरना आपको मजा नहीं आने वाला है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 3 नंबर का इलस्ट्रेशन आता है। सर्टेन कंसेशंस आर ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैश पेमेंट। हाँ सर, अभी आपने बताया
10,000 की जगह उसको 35,000 का मिलता है। एंड और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C, हाँ दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं, सेम थ्योरी टॉपिक है, वही बात लिखी है। 10 सेक्शन 40A3 में जिस तरीके से क्या होता है, प्रोवाइड डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट एंड एग्रीगेट पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे exceed 10,000 and such payment or payment are made otherwise than by account pay check और डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बैंक थ्रू अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब भाई किसी भी इंसान को एक दिन में किया गया पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा हमको करना है तो हम कैश में नहीं कर सकते, ईसीएस, बैंक ड्राफ्ट या फिर बैंक ड्राफ्ट इन्हीं अदर बैंक अकाउंट में उसके डाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड के द्वारा। ठीक सर। However, in case of the payment made to the transport operator for plying, hiring and leasing goods carriage, for the disallowance will be attracted only if the payment made to the person in a day exceed रुपीज 35,000 रुपए। लेकिन अगर हम किसी गुड्स या गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम पेमेंट करते हैं किसी ट्रांसपोर्टर को तो 35,000 रुपए की लिमिट लगती है 10,000 रुपए की जगह। ठीक है। Therefore, payment of the aggregate of the payment up to रुपीज 35,000 in a day is to be made to a transport operator otherwise than by way of account pay check or account pay demand draft or use of electronic system through bank account or otherwise through other prescribed electronic modes without attracting disallowance under section 40A3। सर यहां तक बात समझ में आ गई। Under section 194C, the tax to be deducted in respect of the payment made to contractor at the rate of 1% is in the case of the payment made to individual or Hindu undivided family or at the rate of 2% in any other case। However, यहाँ पे 194C के बारे में बात कर रहा है कि 1% हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह के केस में लगेगा और इंडिविजुअल और अदर के लिए 2% लगेगा। हाउएवर नो डिडक्शन, जबकि ये डिडक्शन हम नहीं करेंगे, इज टू बी मेड फ्रॉम एनी क्रेडिट और पेड फुट लाइकली टू बी क्रेडिट और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। जो हम पे करने वाले हैं लाइकली टू पे करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग, जब वो प्लाइंग हायरिंग वगैरह कर रहा था, तो कब नहीं करेंगे, अगर वो हमें क्या कहता है, अगर वो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता। कौन कौन सी, वो फर्निश करता है डिक्लेरेशन ऑफ इफेक्ट अलोंग विद पैन। कौन सी इफेक्ट की सर, कौन सा डिक्लेरेशन का इफेक्ट हमको फर्निश करता है अपने पैन नंबर के साथ कि उसके पास 10 या उससे कम ही व्हीकल है, 10 से ज्यादा व्हीकल्स उसके पास नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी समय प्रीवियस ईयर के लिए। आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि इनके पास अप्रैल में थी 10 व्हीकल, सर 10 मत लो, ठीक है सर, अप्रैल में थी 7 व्हीकल्स, मई में इन्होंने 2 खरीदी, 9 जून में इन्होंने सर कोई नहीं खरीदी, जुलाई में इन्होंने 2 फिर खरीद ली और फिर सर अगस्त में इन्होंने 5 बेच दी और मार्च के एंड में इनके पास कितनी बची बताओ, 7 में से 7 2 9 2 11 में से 5 गया 6। तो सर क्या इनको मिलेगा ये? नहीं। ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ पीरियड, ये जब मेरे जुलाई में आए थे तो इनके पास टोटल व्हीकल्स 11 हो गई थी, इसलिए अब इनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एट एनी टाइम का मतलब यही होता है, किसी भी टाइम अगर 10 से ज़्यादा व्हीकल हो गए तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपनी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं 194D के बारे में। सर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 194D के बारे में? नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 194DA के बारे में, बट इसके पहले एक छोटी सी सेक्शन को देखते हैं जिसका सेक्शन है 194D। बोलो डी मतलब डेथ। नो सर, डेथ मतलब कोरोना। नहीं, डेथ के बारे में नहीं है, कोरोना के स्पेसिफिक कोई सेक्शन नहीं है, ये पहले से सेक्शन थी। डी मतलब डेथ, और डेथ के डर से अगर आप करवाते हैं अपना इंश्योरेंस, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन याद रखने का तरीका है। डेथ मतलब लाइफ इंश्योरेंस आप करवाओगे डेथ के डर से, तो ये सेक्शन लगती है अगर लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज टीडीएस काटेगी। किसको? टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। ये आगे 194D। होता क्या है सर, देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां होती है, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करते हैं हम अभी। इंश्योरेंस कंपनी जब अपने एजेंट्स को, सर इंश्योरेंस कंपनी जब अपने एजेंट्स को, देखो ये टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज मैंने बोला डी मतलब डेथ, बस याद करने का तरीका है कि सर डेथ को सिक्योर करने के लिए आपने इंश्योरेंस लिया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनियां, जब इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स को कोई पेमेंट करती हैं रिगार्डिंग कमीशन, सर क्यों करती हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास के तहत इंश्योरेंस कंपनियां कभी इंश्योरेंस खुद आके क्लाइंट के घर पे बैठ के नहीं करती हैं। होता क्या है, एक समझदार सा एजेंट जाता है जो किसी भी इंसान को, भोले भाले इंसान को डराता है और उससे इंश्योरेंस करवाता है। तो जब ये इंश्योरेंस करवाता है और ये जाके, ये एजेंट है समझदार था, जो मिस्टर भोलू का इंश्योरेंस किया और जाके इंश्योरेंस का पैसा किसको दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी को मान लीजिए भोलू को इंश्योरेंस का पैसा दिया,
20,000 रुपए का इंश्योरेंस का प्रीमियम आया, 20,000 रुपए जाके इसने किसको पकड़ा दिए, इंश्योरेंस कंपनी को, और अपना कमीशन काट लिया। कमीशन काट नहीं सकता है, सॉरी, कमीशन इंश्योरेंस कंपनी इसको पे कर दिया, मान लीजिए 2,000 रुपए। ठीक है, ये होता है पूरा स्ट्रक्चर। तो इंश्योरेंस कंपनी चूंकि बिजनेस सिक्योर करने के लिए एजेंट्स को क्या देती है, कमीशन देती है, तो इस कमीशन पे भी टीडीएस कटता है। सर कितने प्रतिशत की रेट से कटता है, 5% के रेट से कमीशन कटता है। और अगर एजेंट को जो एनुअल पर एनम के बेसिस पे जो कमीशन मिल रहा है वो 15,000 रुपए से एक्सीड करता है तो ही मिलता है। एक्सीड्स मतलब 15,000 रुपए पे नहीं कटेगा, 15,001 रुपए पे कमीशन कटेगा। ठीक है, ठीक है सर, 5% की रेट से। यहां तक की बात समझ में आ गई सर। सर तो अब इसका कनेक्शन 195 डीए से, 194 डीए से क्या है सर, देखो 194 डीए, आइए लिखते हैं 194 डीए, आइए सॉल्व करें। हाँ सर, देखो 194 डीए, डी फॉर डेथ, ए फॉर आफ्टर, डेथ आफ्टर की बात हो रही है। सर अगर आप कहीं इंश्योरेंस लिए रहते हैं, जब आपने इंश्योरेंस लिया है, यहां पे बात हो रही है सर लाइफ इंश्योरेंस ओनली, ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस। अगेन याद रखिएगा, ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात हम करेंगे। किसी इंसान ने जब अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया होता है और वो इंसान खत्म हो जाता है, पुटुक जाता है, मर जाता है, तो क्या होता है सर, तो होता क्या है कि उसने जितने रुपए की पॉलिसी ली थी वो पैसा मैच्योर हो जाता है सर, वो पैसा क्लेमेंट हो जाता है। मान लीजिए इसने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, तो 10 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसके नॉमिनी को देती है। बट क्या सर मैच्योर केवल और केवल इंसान के मरने पे होता है? नहीं सर, टाइम अगर हो गया, टाइम बेस्ड मैच्योरिटी भी होती है। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिए थे 5 साल रुपए, 5 साल के लिए, और 5 इयर्स हो गया तो भी वो मैच्योर हो जाती है। तो 194A में टीडीएस कटता है मैच्योरिटी पे, चाहे मरने के कारण हुई हो या टाइम के कारण हुई हो। तो यहां पे आ गया टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड्स, मेरे साथ कोई नहीं लिखेगा, टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। याद रखिएगा यहां पे ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए ओनली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, यहां तक बात तो सर समझ में आ गई। तो सर हमारा जो सेट फॉर्मेट है कि हम लेते हैं किसी पेयर को फिर पेई को, तो सर इस केस में यहां पे सर पेयर कौन होगा, सर इस केस में पेयर कौन होगा, सर इस केस में सर पेयर कौन होगा, सर कोई तो पेयर भी होगा इस केस में, सर कोई पेई भी हो जाएगा सर इस केस में। तो सर जब इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मिल रहा है, इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही पेयर है, यहां तो कोई सोचना ही नहीं। और पेई कोई रेसिडेंट पर्सन होगा सर, कोई भी रेसिडेंट पर्सन जिसने करवाया होगा। हाँ सर, ये बात तो सर क्लियर हो गई आपकी बात, रेसिडेंट पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी। सर यहां पे रेट की बात क्या होगी, किस रेट से कटेगा और किस लिमिट की बात करेंगे, किस लिमिट के ऊपर कटेगा। सर देखिए यहां पे 2 रेट दे दिया है इन्होंने, 1% का भी रेट चलता है और 5% का भी। निर्मला सीतारमन ने जब बजट लेके आया तो उन्होंने एक कट ऑफ डेट निकाली 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019 के पहले 1% ऑफ लिखे, यहां पे प्लीज लिख लीजिए, यहां पे मैच्योरिटी प्रोसीड्स था, या बाद में पूरा एक साथ लिखिएगा, रहने दीजिए, मैच्योरिटी प्रोसीड्स था। और अब क्या हो गया, 5% ऑफ। दोनों वर्ड का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज 100% अटेंशन पे करिए। ठीक है, 5% ऑफ, लिखो लिखो भाई प्लीज लिख लो, 5% ऑफ, मतलब बाद में लिख लेना, लेकिन लिख लेना यहां पे, ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम, ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है, कंप्राइज्ड। बात खत्म यहीं तक। दोनों के बीच का सर ये डिफरेंस है। सर दोनों के बीच का डिफरेंस तो सर आपने बता दिया। सर लिमिट बता दो, क्या लिमिट बताते हैं, डिफरेंस हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, लिमिट बताते हैं। कब ये लिमिट है यार, लाइफ लिख रहे थे, लिमिट कब ये टीडीएस कटेगा। देखिए सर ये तो पता चल गया, इंश्योरेंस कंपनी काटेगी किसी रेसिडेंट पर्सन का जिसका इंश्योरेंस रहा हो, मैच्योरिटी हो गई हो या क्लेमेंट हो गया हो, 1% या 5% की रेट से काटेगी। 1% तब कटेगा अगर 1/9/2019 के पहले की बात है, 1 सितंबर 2019 के बाद 5% की रेट से कटता है। ठीक है, लेकिन सर कब लिमिट कुछ है क्या, हाँ ये है, अगर आपका लिमिट कटेगा ऑलवेज, लेकिन एक्सीड है, एक्सक्लूडेड, इन 2 सिचुएशंस में टीडीएस नहीं कटेगा। यहां पे 2 सिचुएशंस ऐसी है जहां टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जहां बोल दिया गया नो टीडीएस। सर पहली बात तो ये कि इफ आपकी पॉलिसी, इफ आपका जो प्रोसीड्स मिला, इफ आप 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट हो गए, 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट हो गए,
और दूसरा क्या है सर, दूसरा भी बताते हैं हम आपको। मतलब 1010D के अंदर अगर आपको एग्जामिशन मिलती है तो आपके ऊपर नहीं कटेगा टीडीएस मैच्योरिटी अमाउंट पे, नहीं कटेगा टीडीएस मैच्योरिटी अमाउंट पे। लेकिन अगर 1010D के अंदर नहीं आए तो दूसरी कंडीशन को देख लीजिए सर, अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो है ना, अगर आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, लेस है, 1 लाख रुपीस के बिलो है, मतलब अप टू 99,999 रुपीस तक है, तो भी किसी टीडीएस के बारे में बात नहीं होगी। और अगर 1010D में एग्जाम्प्ट है तो भी बात नहीं होगी। 1 लाख रुपए हुआ तब तो काटना पड़ेगा टीडीएस, लेकिन 99,999 रुपए है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सर 1010D क्या है? अब देखो 1010D के बारे में अब यहां से समझते हैं। एक रूल है जो आपने 80C के अराउंड भी पढ़ा था। देखो 1010D सीधी सी बात कहता है, अगर आपने सम इश्योर्ड का 10% प्रीमियम दिया है, सम इश्योर्ड का 10% प्रीमियम दिया है, तो मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब सर सम इश्योर्ड का मतलब सर देखो यहां पे सम इश्योर्ड अलग होता है, मैच्योरिटी अमाउंट अलग होता है। सर मान लीजिए आपने खुद को सम इश्योर्ड कराया, एग्जाम्पल से के तहत समझाते हैं, आपने खुद का सम इश्योर्ड कराया 4 लाख रुपए के लिए। सम इश्योर्ड कितने के लिए कराया? 4 लाख रुपए के लिए। बट हुआ क्या आपके साथ, आपको सर क्या थे मैच्योरिटी, अब 3 साल बाद क्या होता है, 3 साल की आपकी पॉलिसी थी, आपको मिलता है 4.5 लाख रुपए। सर क्यों? कुछ परसेंट बोनस का मिल जाता है, ये LIC की पॉलिसी होती है, ठीक है सर। 4 लाख रुपए के लिए सम इश्योर्ड था, आपको 4.5 लाख रुपए क्या मिला? मैच्योरिटी अमाउंट। ये है मैच्योरिटी अमाउंट। प्लीज डिफरेंस देखते रहिएगा, अटेंशन पे करिएगा। अमेंडमेंट भी आई है इस सेक्शन में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और 4 लाख रुपए सर कितना था ये? सर ये था सम इश्योर्ड। ओके सर, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं आप? हाँ सर 4 लाख रुपए ये सम इश्योर्ड था, और हमें मैच्योरिटी अमाउंट 10% ऑफ सम इश्योर्ड का 10% ऑफ प्रीमियम ही रखना है, तभी मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। मतलब सर सम इश्योर्ड मेरा कितना है? 4 लाख रुपए का 10% ही मेरा प्रीमियम होना चाहिए। सर मेरा प्रीमियम अगर 40,000 रुपए है तो मैच्योरिटी अमाउंट हमको कितना भी मिल जाए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 10% से एक्सीड कर गया सर, ये 45,000 रुपए अगर हमने भैया भरा होता तो हम टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाते, तो हमें 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। अगेन 1010D ये वाला 1010D की एग्जेम्पशन लेने के लिए मेरा जो प्रीमियम पे होना चाहिए, एनुअल प्रीमियम, अगेन लिख देते हैं यहाँ पे, अगर 1010D की एग्जेम्पशन लेनी है तो एनुअल प्रीमियम मेरा नॉट एक्सीड होना चाहिए, नॉट एक्सीडेड होना चाहिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड, अगेन सम एश्योर्ड, ठीक है सर। ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे सम एश्योर्ड लेना है, यहाँ मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लेना है, सम एश्योर्ड लेना है। मैच्योरिटी अमाउंट टीडीएस के लिए था, वो अभी हम आपको बताते हैं सर। बट एक और बात, अगर ये 1/4/2012 या उसके बाद की बात है, 1/4/2012 ऑनवर्ड्स, 1/4/2012 या उसके बाद के लिए तो ये 10% है। लेकिन अगर यही चीज इसके पहले आती है ना सर, हमने 80C में भी पढ़ा है जहाँ पे प्रीमियम की बात होती थी, ठीक है, वहाँ पे सर ये चीज लिमिट 20% हो जाती है। मतलब सब कुछ वही, रेट है नया। मतलब अभी 1/4/2012 के बाद 10% ऑफ प्रीमियम आप पे करते हैं तो आप एग्जाम्प्ट थे, लेकिन अगर 1/4/2012 के पहले, मतलब अगर आपने 31 मार्च 2012 को भी कोई LIC की पॉलिसी ली और वहां पे आपने प्रीमियम जो है वो 20% ऑफ सम एश्योर्ड अगर दे दिया है तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। 1/4/2012 एक कट ऑफ डेट आती है, ठीक है सर। तो सर हमें एग्जाम्पशन की बात भी पता चल गई, लिमिट कहां टीडीएस नहीं कटेगा, इन जगह को छोड़ के हर जगह टीडीएस कट जाएगा। सर अब आपने कुछ ये बात बताई थी सर, ये 1% ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स। हाँ आइए अब काम की बात थोड़ी कर लेते हैं। 1% ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स की सर क्या बात है? देखिए यहां पे हमने आपको बताया एग्जांपल्स, अगेन सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे देने। मान लीजिए 1,25,000 रुपए की आप प्रीमियम देते हैं, कितना देते हैं? प्रीमियम देते हैं, ठीक है, और ये 3 इयर्स का प्लान है। आपका सम इश्योर्ड आ रहा है, सम इश्योर्ड कितना आ रहा है सर? 4 लाख रुपए का आप सम इश्योर्ड कराते हैं, लेकिन आपको मैच्योरिटी अमाउंट पता है कितना मिल गया? मैच्योरिटी अमाउंट पता है कितना मिल गया? मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल गया सर 4.5 लाख रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं तीनों चीजों की। अब यहां टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? सर ये चीज अगर मेरे 1/4/2012 की बात है तो क्या 1010D का यहां कोई एग्जाम्पशन मिलेगा? प्लीज चेक। सम इश्योर्ड का 10%, सम इश्योर्ड का 10%, लेट्स से मैंने प्रीमियम जो दिया है, प्रीमियम हमने जो एनुअल पे किया है, एनुअल प्रीमियम जो पे किया है वो 45,000 रुपए है, ठीक है। तो सर 1010D के अकॉर्डिंग अगर 40,000 तक प्रीमियम पे करते तो हमको 1010D का बेनिफिट मिल जाता। हमको यहाँ 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने 45,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया है,
क्लियर? यहां तक बात सर समझ में आ गई है। हमको 1010D का बेनिफिट नहीं मिल रहा और मेच्योरिटी अमाउंट मेरा 1 लाख रुपए से ज्यादा है, 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, इसलिए हमको यहां पे टीडीएस कटेगा। अब कितना कटेगा की बात आती है। देखिए, अगर ये चीज, ये पॉलिसी मेरी कब की होती, अगर मेच्योर मेरा हो रहा होता ना 1 सितंबर 2019 के बाद, 1 सितंबर 2019 के बाद मेच्योर हो रहा होता, तो यहां पे टीडीएस कटेगा 5%। लेकिन 1 सितंबर 2019 के पहले हो रहा है तो 1%। सर डिफरेंस देखते जाइए, तो 1 सितंबर 2019 के पहले 1%, लेकिन ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट, मतलब सर 1% ऑफ 4.5 लाख रुपए का कट जाएगा, 4500 रुपए सर मेरा टीडीएस कट जाएगा। मेच्योरिटी अमाउंट कितना है? 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। सम एश्योर्ड यहां नहीं लेंगे, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं, यहां पे सम एश्योर्ड नहीं है, 1010D में सम एश्योर्ड है, यहां पे 1% ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट 4.5 लाख रुपए का 1% कितना आता है? 4500 रुपए आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विथ अमेंडमेंट, यहां पे अमेंडमेंट की बात आ गई, अगर आपकी पॉलिसी 1 सितंबर 2019 के बाद की है, 1 सितंबर 2019 के बाद की है, कब की? 1 सितंबर 2019 के बाद की है, तो आपको 5% का टीडीएस कटेगा, बट नॉट ऑन सम एश्योर्ड, इट इज अमाउंट ऑफ इनकम। सर इनकम कितनी हुई है? देखिए, आपको 4.5 लाख रुपए तो मिले हैं, बट आपने इसके लिए 1,25,000 रुपए का प्रीमियम भरा था और 3 साल तक भरा, मतलब 1,25,000 रुपए का सर 3 साल तक आपने प्रीमियम भर दिया। आपको इनकम कितनी हुई? अगर टीडीएस का रेट बढ़ गया, यहां पे जो 1% टीडीएस था, ये सब कुछ आपकी इनकम बेस नहीं था, आपको जितना पैसा मिला यहां पे इनकम बेस देना। आपने एलआईसी को कितना पैसा दिया? 1,25 × 3 आता है आपका 3,75,000 रुपए आपने एलआईसी को पेमेंट किया 3 साल के लिए, और 4.5 लाख रुपए आपको एलआईसी ने 3 साल बाद दे दिए। आपको इनकम कितने रुपए की हुई? आपको इनकम कितने रुपए की हुई? सर इनकम हुई हमें 75,000 रुपए की। तो यहां पे 1 सितंबर 2019 के बाद अगर टीडीएस 5% हुआ तो इनकम के ऊपर कटेगा, मतलब 75,000 का 5% जाएगा। आप प्लीज कैलकुलेट करके देखिए, 75,000 का 5% होता है 3,750 रुपए टीडीएस कटेगा सर यहाँ पे। बट इसके पहले क्या होता था? 1 सितंबर 2019 के पहले क्या होता था? निर्मला सीतारमण के पहले क्या होता था? इसके पहले सर 1% ऑफ मेच्योरिटी प्रोसीड जाता था, पूरे के पूरे 4.5 लाख रुपए पे 1% का टीडीएस काट दिया जाता था। मतलब सिर्फ इनकम ही नहीं देखी जाती थी, हमने जो पैसा दिया, हमको इनकम पे टीडीएस यहां नहीं कटता था, हमारी इन्वेस्टमेंट पे टीडीएस कट जाता था, जितना पैसा मिला उस पे टीडीएस कट जाता था। हमने तो 3,75,000 रुपए बल्कि एलआईसी को दिए थे, उस पे भी टीडीएस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट जाता था, क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी प्रोसीड्स पे कटता था, मैच्योरिटी अमाउंट पे कटता था। ठीक है, मैच्योरिटी में जितना मिला उस पे कटता था। 1 सितंबर 2019 के बाद इनकम कंपोनेंट पे केवल टीडीएस कटता है, बट रेट हाई करके 5% कर दी गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपके लिए, इसको हम बता देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था। आइए सॉल्यूशन पढ़ लें। हाँ सर, सॉल्यूशंस पहले इलस्ट्रेशन पढ़ो दोस्तों। Examine the applicability of the provisions of tax deducted at source under section 194DA in the following cases। ठीक है, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट, चलो सर रेसिडेंट है, ठीक है, इन ड्यू टू रिसीव 4.5 लाख ऑन 31 मार्च 2020 टूवर्ड्स मेच्योरिटी प्रोसीड्स। सर हाँ सर 4.5 लाख की मेच्योरिटी ली है, 1 लाख से ज्यादा, और 31/3/2020 के बाद की बात है। 31/3/2020 मतलब सर 1 सितंबर 2019 के बाद की बात है। अगर टीडीएस कटा सर 10DD में अगर एग्जाम्प्ट नहीं होगा तो टीडीएस कटेगा, क्योंकि 2 कंडीशन होती है, या तो 1010D में एग्जाम्प्ट हो जाए, या तो 1 लाख से ज्यादा ना हो, 1 लाख और मोर ना हो। तो सर 1 लाख और मोर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। 1010D में अगर एग्जाम्प्ट नहीं हुआ तो सर टीडीएस कटेगा, वो भी 5% के रेट से, क्योंकि 1/9/2019 के बाद प्रोसीड्स मिली है। अभी दूसरी कंडीशन बची है, देखना। ठीक है सर, ऑफ एलआईसी टेकन ऑन 1/4/2017। सर 1/4/2017 को लिए हैं, इसका मतलब 1010D की अगर हम एग्जाम्पशन देखेंगे तो हम क्या रेट लेंगे? 10% ऑफ सम इश्योर्ड। ओके सर, ऑफ विच सम इश्योर्ड इज ₹4 लाख एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 1,25,000। सर एक सेकेंड सर एक सेकेंड, हाँ बताइए सर। अरे यहाँ पे मैंने कुछ आपको गलत बोला है क्या? अरे प्रीमियम 45,000 क्यों? यहाँ पे तो 1,25,000 पहले से प्रीमियम था। इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ मैंने प्रीमियम अमाउंट अलग से 45,000 लिख लिया था, कोई जरूरत नहीं थी। 1,25,000 पहले ऊपर हम प्रीमियम लिखे थे, तो वैसे भी 1010D नहीं मिलना था। चलो अब हाँ सर एक बात बताओ सर, हमारा सम इश्योर्ड 1010D के अकॉर्डिंग, 1010D के अकॉर्डिंग सर मेरा कितना प्रीमियम आना चाहिए? अगर मेरा प्रीमियम 40,000 होता तो उनको एग्जाम्पशन मिल जाती, लेकिन मेरा प्रीमियम 1,25,000 है, उनको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब सर हमें एग्जाम्पशन नहीं मिल रही है तो उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन किस पे? मेरी अर्निंग वाले कंपोनेंट पे। सर अर्निंग वाला कंपोनेंट कितना है? सर 1,25,000 × 3
1,25,000 इंटू 3 सर हम दिए हैं, 4.5 लाख रुपए पाए हैं, मतलब सर 75,000 रुपए मेरी इनकम हुई है। और इनकम पे 5% की टीडीएस की रेट से सर मेरा टीडीएस आता है 3750 रुपए। कितना आता है सर? 3750 रुपए। आइए चेक करते हैं आईसीआई ने क्या लिखा है। चलिए, Since the annual premium exceeds 10% of the issued in respect of a policy taken after 31/3/2012, हाँ 31/3/2012 के बाद हम पॉलिसी लिए हैं या 1/4/2012 ऑनवर्ड्स लिए हैं, ठीक है। तब मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ 4.5 लाख ड्यू ऑन 31/3/2022 आर नॉट एग्जेम्प्ट। ओ सर नॉट एग्जेम्प्ट, ये तो हमें भी पता था, ठीक है सर जी। अंडर सेक्शन 1010D in the hands of Mr. X, therefore tax is required to be deducted at the rate 5% under section 194DA on the amount of income comprised therein on 75,000, 4.5 लाख रुपए हमको मिला है और 3,75,000 रुपए दिए हैं। 3,75,000 रुपए कैसे दिए हैं? 1,25,000 रुपए की 3 किस्त दिए हैं। सर 3 किस्त कैसे आप जोड़ रहे हो? अरे मेरे बाबू 1/4/2017 आप कब से दे रहे हो माल? 1/4/2017 से, तो 31 मार्च 2018 तक 1 साल, 31 मार्च 2019 तक 1 साल, 31 मार्च 2020 तक 1 साल, तो 3 साल आपने पेमेंट दिया ना, क्योंकि 31 मार्च 2020 को तो आपको पैसा मिल गया। हाँ सर अब समझ में आया। तो ये 3 साल तक आपने पेमेंट किया, तो आपको इनकम कंपोनेंट केवल निकला। इनकम कंपोनेंट है 75,000, तो 75,000 का 5% आ गया, उतना ही टीडीएस कटेगा। और अगर यही चीज सोचिए, अगर 31 मार्च 2012 अगर ये चीज मेरी 1 सितंबर के पहले, मतलब 1 सितंबर 2019 के पहले हो रही होती, मतलब 1 जनवरी 2019 को मान लो हो रही होती, तो यहाँ पे 1% आता, एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम, ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट जो 4.5 लाख था, मतलब यहाँ 4500 रुपए टीडीएस कटता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ सर देखिए छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट कितने ज्यादा थे इसमें। आपके पास टीडीएस के ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और टीडीएस के क्वेश्चंस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो इस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। Mr. Y, a resident is due to receive 3.25 lakh on 31/3/2020 on LIC policy taken on 31 March 2012 for which the sum assured is 3 lakh and the annual premium is 35,000। सर हाँ रेसिडेंट हैं और रिसीव किए 3,25,000 रुपए। ओके 31/3/2012 की बात हो रही है, ठीक है सर। 31/3/2020 की बात हो रही है, सॉरी 31/3/2020 को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं। 31/3/2020 को इनको सर 31/3/2020 को इनको 3,25,000 रुपए इनको मिल गए LIC से, ठीक है। लेकिन LIC पॉलिसी टेकन ऑन 31 मार्च 2014, सर 31 मार्च 2012, सॉरी 31 मार्च 2012, मतलब सर क्या 1 अप्रैल 2012 के पहले हमने पॉलिसी ले ली थी? हाँ सर 31 मार्च 2012 को पॉलिसी ली, 1 अप्रैल 2012 के पहले पॉलिसी ली, तब तो सर मेरे लिए जो 1010D वाली लिमिट है ना, कौन सी वाली? 1010D वाली। सर कौन सी वाली? 1010D वाली। 1010D तो सर मेरे लिए 20% ऑफ सम एश्योर्ड हो गया। यस यही तो यहां देखना था, 20% ऑफ सम एश्योर्ड हो गया। जो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 10% ऑफ सम एश्योर्ड था, क्योंकि 1/4/2017 को लिए थे, यहां हम 1/4/2000 पहले हम ले लिए हैं। 31 मार्च 2012 के पहले की पॉलिसी है, देखो टेकन ऑन 31 मार्च 2012, मतलब 1/4/2012 के पहले की पॉलिसी है, तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड हमें मिलेगा, ठीक है सर। और सम एश्योर्ड कीजिए, ऑफ विच सम एश्योर्ड इज 3 लाख रुपीज। सर 1010D कितने रुपए के लिए आता है? देखो 1010D अगर हम यहां निकालें, सर 1010D आएगा 20% ऑफ सम एश्योर्ड दैट इज 3 लाख रुपीज। मतलब सर हम प्रीमियम अगर कितना पे किए हो तो हमको एग्जाम्पशन मिल सकती है। अगर हमने प्रीमियम पे किया है 60,000 रुपीज तक तो हमको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है सर। एंड द एनुअल प्रीमियम इज 35,000। सर 60,000 या उससे कम अगर पे करते तो हमको ऐसे ही 1010D की एग्जाम्पशन मिल जाती। यहाँ पे हमने प्रीमियम सिर्फ 35,000 रुपए पे किया, मतलब सर हमको एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। सर मेरा मन कहता है हमें एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए, जा तथास्तु, आपको एग्जाम्पशन मिलती है। यहां पे आप एग्जेम्प्ट हो, आपके पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। आइए आईसीआई का आंसर पढ़ लेते हैं। Since the annual premium is less than 20% of the sum assured in respect of a policy taken before 1/4/2012, 1/4/2012 के पहले ले लिया है, इसलिए the sum of rupees 3.25 lakh due to Mr. Y would be exempt under section 1010D in his end। ओके सर, अगर, और मैंने टीडीएस के लिए आपको 2 प्रोविजन बताए थे कि अगर आप 1010D में एग्जेम्प्ट हो गए, कहां गए? ये रहा। अगर आप 1010D में एग्जेम्प्ट हो गए या 1 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट नहीं हो रहा है, 99,999 तक है, तो आपके ऊपर कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। यहां पे आप 1010D में एग्जेम्प्ट हो गए तो आपके ऊपर कोई भी टीडीएस की बात नहीं की जाएगी। Hence, no tax is required to be deducted at source under section 194DA on such payable to Mr. Y। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर इसी तरीके से। आइए थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है मिस्टर जेड, अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 95,000 ऑन 1/8/2019 टुवर्ड्स मैच्योरिटी प्रोसीड। सर अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हम एक ही लाइन में जानेंगे, इनके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि सर 95,000 रुपए मतलब 1 लाख से कम है, ये लेस देन 1 लाख है। 95,000 इट मींस इट इज लेस देन 1 लाख।
1 लाख रुपीज से बिलो है तो सर इस पर कोई टीडीएस की बात नहीं होती, एग्जाम्प्ट होता है। ऑफ LIC पॉलिसी टेकन ऑन 1/8/2013 ऑन विच द सम एश्योर्ड इज 90,000 एंड एनुअल प्रीमियम इज 12,000। अच्छा देखो, सम एश्योर्ड 90,000 का 10% कितना आता है, जल्दी बताइए सर। 9,000 ही आता है। 9,000 से ऊपर दे दिया ना सर, लेकिन 10/10D तो सर यहाँ नहीं मिलेगा सर। 10/10D की कंडीशन पिट गई सर, 10/10D की कंडीशन तो पिट गई, ये इसके हिसाब से तो ये पिट गया, तो मतलब सर यहाँ तो टैक्स लगना चाहिए। बट आपका ये 99,999 रुपए तक ही है, अप टू है, इसलिए ये वाली कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड हो गई तो भी आपके ऊपर कोई भी टैक्स की बात नहीं की जाएगी। मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया हुआ है, नहीं बताया? देखो यहाँ पे देखो, अगर होता क्या है कि अगर कोई 10/10D आता है, किसी जगह ऐसा होता है कि 4 लाख रुपए की पॉलिसी थी सर, 4 लाख रुपए की पॉलिसी थी और प्रीमियम आता है 10%। सर 40,000 रुपए अगर होता एग्जेम्प्ट होता है प्रीमियम मेरा, लेकिन मेरा प्रीमियम सर जो मैंने कंपनी को प्रीमियम पे किया है, एक्चुअल पेमेंट ऑफ प्रीमियम जो आई है मेरा पर एनम वो 45,000 रुपए है। ठीक है, तो सर क्या 10/10D में हम एग्जेम्प्ट हुए? 10/10D में सर हम क्या एग्जेम्प्ट हुए? नहीं हुए। तो सर इसका मतलब मेरे ऊपर टीडीएस लगना चाहिए था, हाँ, लेकिन ये कंडीशन नंबर 1 है। अभी कंडीशन नंबर 2 बोलती है कि मेरा मेच्योरिटी अमाउंट कितना है। लेट्स से अगर मेरा मेच्योरिटी अमाउंट सिर्फ 70,000 रुपए ही है, सिर्फ 70,000 रुपए ही मेरा मेच्योरिटी अमाउंट है, तो सर दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? इज दिस इज लेस देन 1 लाख रुपीज। हाँ सर, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, यस। तो यहाँ पे सीधी सी बात कर दी, नो टीडीएस। इसका मतलब यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, आपकी ये वाली कंडीशन हटाइए, नो टीडीएस, यहाँ कोई टीडीएस की बात नहीं होगी अगर 1 लाख रुपए से कम का नेट प्रोसीड्स आया है तो सर इसी क्वेश्चन में इसने क्या 95,000 की आ रही था, हमको जो मनी रिसीव था, मेच्योरिटी रिसीव था 95,000 का था, 1 लाख से कम था, इसलिए कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आइए, even though the annual premium exceeds 10% of sum assured in respect of a policy taken after 31st March 2012 and consequently the maturity proceeds of 95,000 due on 1st of August 2019, वो 1% वाली कंडीशन आ गया। देखो 1 अगस्त है, 1 सितंबर 2019 नहीं है, फिर भी would not be exempt under section 1010D in the hands of Mr. Z. The tax deduction provision under section 194DA are not attracted since the maturity proceeds are less than 1 lakh rupees. देखो 194DA नहीं लगेगा क्योंकि मेच्योरिटी प्रोसीड्स क्या है, 1 लाख रुपए से कम है। क्या है? 1 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ तक की बात समझाने के लिए आपको देखिए मुझे इतने सेक्शंस इस लिंकेज फॉर्म में समझाने पड़े हैं क्योंकि ये सब लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, और अगर कहीं आपने अलग अलग पढ़ लिया या क्वेश्चन के साथ नहीं पढ़ा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। टैक्सेस के पेपर के साथ ये दिक्कत है कि अगर हमने सिर्फ प्रोविजन पढ़ा और प्रैक्टिस नहीं की देन हमारे साथ बहुत बड़ी गलती होने वाली है, हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 5, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन पेमेंट मेड ऑन रिकी पॉन्टिंग ओके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया बाय ए न्यूज़पेपर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल 25,000। अरे रिकी पॉन्टिंग ने इस न्यूज़पेपर वाले को कोई आर्टिकल बता दिया होगा कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, ऑल टाइप्स दैट, उसको पब्लिकेशन करने के लिए न्यूज़पेपर वाले ने उसको 25,000 रुपए दिए होंगे। पता है आपको कि न्यूज़पेपर वाले ना इंटरव्यू छापने के लिए आपसे टाइम लेंगे पहले, फिर इंटरव्यू आपका जो छापेंगे उसके लिए आपको पैसे देते हैं। इसी तरीके का कोई एक आर्टिकल छापने के लिए रिकी पॉन्टिंग को भारतीय न्यूज़पेपर ने पैसे दिए। किसने दिए? मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, भारतीय न्यूज़पेपर ने पैसे दिए। ठीक है, इसके ऊपर भी सर क्या कोई सेक्शन है? आइए सेक्शन समझिए। आप लिखेंगे सेक्शन, लिखिए सेक्शन 194E। सर 194E स्पेसिफिकली फॉर द नॉन रेसिडेंट, ये स्पेसिफिकली फॉर द नॉन रेसिडेंट होती है। पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट जो कि इवन नॉट इंडियन सिटीजन, जो इंडिया के सिटीजन भी नहीं है, नॉट इंडियन सिटीजन। इसके बारे में पूरी अच्छे से बात हो चुकी है। एज लाइक हमने बताया था कि इंडियन सिटीजन वो भारतीय मूल का वो निवासी होता है जो कि जिसके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था एंड ऑल दैट। और रेसिडेंट के केस में हम आपको पूरा बता चुके थे 182 डेज और मोर एंड 60 + 365 सारी के सारी कॉम्बिनेशन आपको बता दिया गया था कि हो सकता है इंडियन सिटीजन हो बट रेसिडेंट ना हो। बट यहाँ पे इंडियन सिटीजन भी नहीं है और रेसिडेंट भी नहीं है, उनको पेमेंट हो रही है। एज लाइक रिकी पॉन्टिंग के आपने एग्जाम्पल में देखा, रिकी पॉन्टिंग की बात हो रही है, समझते जाइए आप। सर ये सेक्शन किस चीज पे लगती है ये पता चल गया। सर अब कुछ इस सेक्शन के बारे में बताइए। पहली बात तो सर यहाँ पेयर वही सब लोग हो गए, हम लोग भारतीय समझिए एक तरीके से पेयर हैं। बट सर यहाँ पे असली बात तो ये है कि हम पेमेंट किसको कर रहे हैं। सर मजे की बात तो ये है सर, हम एक सेकेंड माइक गिर गया मेरा।
मजे की बात तो ये है कि सर हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, सर हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, इफ वी आर पेमेंट किसको हम करते हैं सर, स्पोर्ट्समैन को, किसी स्पोर्ट्समैन, सर रिकी पॉन्टिंग तो स्पोर्ट्समैन है हाँ, या फिर किसी स्पोर्ट एसोसिएशन को भी अगर हम कर रहे हैं ना, किसको सर, स्पोर्ट एसोसिएशन को, जैसे यहाँ की आईसीसी है, इंडियन क्रिकेट क्लब, उसी तरीके से बाहर की किसी ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट एसोसिएशन को अगर हम कोई पेमेंट करते हैं, या किसी फॉरेन के इंटरटेनर को कर रहे हैं, जैसे आगे आप जस्टिन बीबर आया यहाँ पे कॉन्सर्ट करके चला गया एंड ऑल दैट, तो इस तरीके किसी इंटरटेनर को अगर हम पेमेंट करते हैं ना, जस्टिन बीबर को बुलाया गया, टिकट्स बेची गई, जस्टिन बीबर को पेमेंट दिया गया और बाकी पैसा अपने पास रख लिए, तो जस्टिन बीबर को जो पैसा दिए गए वो इंटरटेनर को, इस टाइप के जो पेमेंट्स होते हैं ये स्पेसिफिक किए गए हैं 194E में, स्पेसिफिक किए गए हैं बच्चे, इस टाइप के पेमेंट्स पता है 194E के तहत टीडीएस काटे जाते हैं सर। हाँ पेयर पता चला, पेयर तो इंडिया वाला हो गया, पे पता चल गया किसको मिल रहा है, सर इसमें टीडीएस की रेट कितनी है ये कब बताएंगे आप, और इसके लिए लिमिट क्या है, किस अमाउंट के ऊपर कटता है, तो किसी भी अमाउंट के ऊपर कटता है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है सर, 5 रुपए दिए तो भी काट लें, यहाँ काट लीजिए, कोई लिमिट नहीं है, और टीडीएस का रेट यहाँ पे फिक्स है 20%, फिक्स कितना है 20%, लेकिन ये देखो जब हम एक नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं तो क्या नॉन रेसिडेंट भारत में कोई रिटर्न भरने वाला है, इवन यहाँ पे इनको इस टाइप के पेमेंट के लिए नॉन रेसिडेंट का अगर टीडीएस कट गया है तो उनको रिटर्न भरने से छुट्टी मिल जाती है, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है वो, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं अभी। नॉन रेसिडेंट क्या भारत में रिटर्न भरेगा अपने इनकम टैक्स एक्ट का, नहीं सर, तो कहा जाता है कि टैक्स के फॉर्म में आपने टीडीएस इनका काट लिया 20%, इसीलिए हायर रेट से काटे, बट हमने एक चीज क्लास 1 से जानी है सर, टैक्स की परिछाई होती है सेस, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ चलेगा, तो ये सेस भी इनको यहां जोड़ दो, क्योंकि ये बाद में सेस देने के लिए कोई रिटर्न तो भरने वाले हैं नहीं, इसका मतलब सर 20% प्लस 4%, नॉट 24%, नॉट 24%, 20% प्लस 4%, कितना आता है सर, 20 का 4%, मतलब 20 का 4%, दैट इज 20.8% का जो है यहाँ पे टीडीएस कटेगा, 20.8% का टीडीएस कटेगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई, कोई भी अमाउंट पे 20 प्लस 4% दैट इज 20.8% का टीडीएस हम काट देंगे, इससे अलग कुछ भी इसमें बात नहीं की गई है। सर ये तो हम काट देंगे, लेकिन सर किस अमाउंट पे काटेंगे, सर जो उस अमाउंट का पेमेंट हो रहा होगा सर उस अमाउंट पे काटेंगे हम ये टीडीएस। ओके सर, सर पेमेंट किस काम के रिगार्डिंग हो रहा होगा, सर हम किस बात का इनको पेमेंट कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है भाई, तो सर यहाँ पे क्रिकेट खेलने ही आया, समझिए रिकी पॉन्टिंग तो क्रिकेट खेलने आया, तो मतलब अगर कोई गेम इन इंडिया वो खेलने आए हैं, कोई भी इंडिया के अंदर गेम खेलने आए हैं, तो हम इनको जो उसके रिगार्डिंग जो पेमेंट कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग आईपीएल में प्ले करने के लिए आया, कहाँ करने के लिए आया, आईपीएल में, इंडिया में खेलने के लिए आया, सर इस बार आईपीएल नहीं हो रहा है, अरे कोई बात नहीं पिछले साल की बात करते हैं, इंडिया में खेलने के लिए आया तो उसके ऊपर पेमेंट हो रही है, या फिर रिकी पॉन्टिंग को हमने कोई एडवर्टीजमेंट कर दी, यहाँ पे आके वो माउंटेन ड्यू की बॉटल्स बेच रहा है, तो एडवर्टीजमेंट की तो रिकी पॉन्टिंग को जो पेमेंट हो रहा है उस पर भी टीडीएस कटेगा, या फिर सर कहीं कोई आर्टिकल दे दिया किसी न्यूज़पेपर में, किसी टेलीविजन में आर्टिकल वगैरह दे देखा है और उसके बाद वो पैसे कमा रहा है, आर्टिकल तो वैसे न्यूज़पेपर में दिया, आर्टिकल दे दिया न्यूज़पेपर में और न्यूज़पेपर वाला उसको पेमेंट कर रहा है, तो सर ये जो 3 तरह की स्पेसिफिक पेमेंट है ना, इस पर ये टीडीएस कटता है। यहां तक की बात समझ में आई तो बोलो। सर यहां तक की बात तो सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हमको, यहां तक तो सर हमें सब कुछ समझ में आ गया है कि 194E क्यों लगता है, कहां लगता है, किस अमाउंट पे लगता है और किस हद तक लग जाता है, 20.8% की हद है इसकी। ठीक है सर, अब आइए आपके क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने सीधे बोला कि कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट टीडीएस ऑन पेमेंट मेड to Ricky Ponting, an Australian cricketer non-resident in India, by a newspaper for contribution of 25,000। सर कोई लिमिट है, नहीं है सर, 25,000 रुपए पे टीडीएस कटेगा, हाँ कितना सर, 20 प्लस 20 का 4% सर, 20 प्लस 20 का 4%, मतलब सर 20.8% के रेट से। प्लीज तुरंत कैलकुलेटर उठाइए, क्योंकि केवल आपको कैलकुलेटर ही यूज करना है हमारी क्लासेस में, बाकी कुछ भी आप यूज नहीं करेंगे। 25 का 20.8% अगर आप कैलकुलेट करते हैं सर 5200 रुपए आते हैं, आपका टीडीएस कटना चाहिए 5200 रुपए। सर क्या आप ओरली सर 5200 रुपए आंसर है, क्या सर आप ओरली सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, सर आप देखिए आप खुद आप ओरली सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, ये सोचे भी मत, आप देखिए आप ओरली सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, आप इतने एलिजिबल और इतने कैपेबल हो चुके हैं। अब देखिए अंडर सेक्शन 194E द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए ऑफ एनी अमाउंट टू अ नॉन रेसिडेंट, एनी अमाउंट, सर 5 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, हाँ फिर भी एनी अमाउंट है, कोई लिमिट नहीं है, टू स्पोर्ट्समैन फॉर contribution of article relating to
एनी गेम स्पोर्ट्स इन इंडिया इन अ न्यूज़पेपर शैल डिडक्टेड टैक्स एट द रेट 20%। किस चीज के लिए उन्होंने आर्टिकल दिया है? इस मैंने बोला था ना वहाँ पे गेम खेलना सिखा रहा है, अपने किसी गेम के बारे में बता दिया है, किसी स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर कोई आर्टिकल देता है तो उसका टैक्स डिडक्ट होगा 20% की दर से। फर्दर, सिंस रिकी पॉन्टिंग इज अ नॉन रेसिडेंट, रिकी पॉन्टिंग कौन है? नॉन रेसिडेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन से अपने आप जुड़ जाएगा उसके साथ, क्योंकि टैक्स जहां जहां जाएगा उसका साया साथ साथ जाएगा, जो कि इसको भी जस्ट नीचे है, मिरर इमेज के साथ दिखा रहा है। मिरर इमेज तो सेम होती है, चलो परछाई बन के यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है सर। ऑन द टीडीएस अमाउंट शुड बी एडेड, तो देयरफॉर टैक्स टू बी डिडक्टेड 25,000 का 20.8% 5200 रुपए। सर कुछ भी यहाँ पे आपका आंसर आ गया, सिर्फ इतना छोटा सा आंसर था, लेकिन आपको ये पूरा प्रोविजन आना चाहिए। टीडीएस कुछ भी हो जाए, 3-4 बार क्लासेस मेरी आप कर लीजिएगा, टीडीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और टीडीएस बहुत स्कोरिंग होता है, अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। टीडीएस पढ़ाने का सही तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसी तरीके से टीडीएस पढ़ते हैं, इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। मून टीवी अ टेलीविजन चैनल मेड पेमेंट ऑफ ₹50 लाख टू अ प्रोडक्शन हाउस। अच्छा, मून टीवी वाला ना कोई प्रोडक्शन हाउस को 50 लाख का पेमेंट कर रहा है, क्यों? फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। ठीक है, वो कुछ टेलीकास्ट करवाना चाहता है, जैसा कि वो बताए कि ऐसी ऐसी कोई चीज टेलीकास्ट कर दो टीवी चैनल पे। एज लाइक आप समझिए कि स्टार प्लस के पास आप गए और आप कुछ चाहते हैं, स्टार प्लस से कह रहे हैं ऐसा है ना, हम चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ टेलीकास्ट कर दो, ठीक है, स्टार प्लस के पास आप गए अभी, तो कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू मून टीवी। रामायण का जैसे टेलीकास्ट हुआ, लेकिन रामायण का कॉपीराइट भी दूरदर्शन को ट्रांसफर हो चुका था, ठीक है, विद्या रामानंद सागर के पास नहीं था, तो कॉपीराइट प्रोग्राम भी ट्रांसफर हो जा रहा है मून टीवी के पास, ठीक। वुड सच पेमेंट बी लाइबल फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C? क्या वो पेमेंट लाइबल है टैक्स डिडक्शन फॉर 194C के लिए? सर 194C के बारे में तो आपने एडवर्टीजमेंट तो बोला था, बट उसके बारे में हम लोगों ने आगे कुछ बात नहीं की थी। हाँ, 194C कहाँ है, पहले तो हम इसको खोज लें। अब 194C यहाँ नहीं है, चलो 194C कहाँ है पहले हम उसको देखते हैं। हमने आपको 194C कहीं बताया है, ये रहा 194C बताया। तो सर 194C आपने बताया था एनी वर्क पे लगता है, कैटरिंग, जॉब वर्क, एडवर्टीजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को सर आपने समझा दिया, और एनी अदर वर्क भी जो वर्क नेचर का है। बट सर ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको आपने देखिए यहाँ पे आपने सर लाइन तो निकाली, बट आपने समझाया नहीं था, क्योंकि इसके बारे में बात अब हम करेंगे। एडवर्टीजमेंट देखो यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत हैवी हो जाता है आपको, इसलिए एडवर्टीजमेंट के बारे में हम यहाँ पे बातें कुछ करेंगे। सर क्या बात करनी है, देखिए एडवर्टीजमेंट आप कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई एडवर्टीजमेंट की, आप जा रहे हैं किसी चैनल वाले को एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट करने जा रहे हैं, तो क्या होता है सर, देखिए पहली बात तो जो एडवर्टीजमेंट चैनल पे आती है ना, एडवर्टीजमेंट जितनी भी चैनल्स पे आ रही हैं, पहली बात तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनका वीडियो बन रहा होगा। समझ में आ रहा है? कुछ छोटी छोटी बात है, एकदम आराम से आप सुनेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहली बात तो ये कि उनका सर रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, कुछ वीडियो बनता होगा। हाँ सर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको टीवी पे आप क्या करेंगे, एडवर्टाइज करवाएंगे, जिसको हम टेलीकास्टिंग भी कह सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी कह सकते हैं, टेलीकास्टिंग कह सकते हैं या ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं। हाँ सर, ये चीज़ें तो होती है, इतना तो सर हमें समझ में आ गया। तो सर इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। सर कौन सी 2 कंडीशन? मान लीजिए आप किसी प्रोड्यूसर के पास गए या एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास गए, ठीक है, कि सर हमें एक ऐड चाहिए। आप बोलने गए कि हमें एक एडवर्टीजमेंट चाहिए। सर कैसे एडवर्टीजमेंट चाहिए? आप यहाँ पहुंचे हैं, आप बोलते हैं ऐसा है, सुनो हमको एक एडवर्टीजमेंट चाहिए। वो पूछेगा कैसी एडवर्टीजमेंट चाहिए, एकदम खूंखार सा आदमी था, पूछता आपसे कैसे एडवर्टीजमेंट चाहिए। आपने बोला मेरा प्रोडक्ट है हैप्पीडेंट, हम चाहते हैं कि एक भूतहा घर हो, भूतही हवेली हो, एकदम अंधेरा अंधेरा हो, अचानक से वहां से 4 भूत निकल के आए और एक छोटा सा बच्चा वहां हो, वो मुस्कुरा दे, इतनी रोशनी हो जाए कि चारों भूत भाग जाए। ठीक है, एग्जाम्पल था बेटा ये। तो ये आपने ऐसा बोला कि मुझे एक ऐसी एडवर्टीजमेंट चाहिए। ये प्रोड्यूसर सोच रहा है ऐसी एक एडवर्टीजमेंट तो मेरे पास बहुत पहले बनी हुई है, जो मैंने एक हॉरर मूवी के लिए बनाई थी। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 कंडीशन आ सकती है। आपने बताया कि आपको एडवर्टीजमेंट का वीडियो कैसा चाहिए, ठीक है। अब ये इंसान आपके पास 2 ऑप्शन है, कहेगा हाँ हमारे पास एक ऐसी रेडी एडवर्टीजमेंट है, हमने पहले से रिकॉर्ड करके रखी थी, एकदम डिट्टो जैसा आप कह रहे हो वैसा है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है हमें दे दो, सोल्ड हो गई वो। आपने वो क्लिपिंग्स इससे ले ली, सोल्ड हो गई। सोच लीजिए आप लेके आ गए घर पे। अब आपका मन करे आप चलाएं, मन करे तो आप एडवर्टाइज करें, मन करे तो आप इसको डिस्ट्रॉय करें। अब ये जो क्लिपिंग है ना, ये एडवर्टाइजिंग कंपनी कहीं और यूज नहीं कर सकती, किसी और के लिए यूज नहीं कर सकती। आपने सोल्ड कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन सर एक और ऑप्शन है, क्या? दूसरा वाला ऑप्शन है कि इसने बोला कि देखो ऐसा 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 करना है, ठीक है, हम 4 आदमी को बुलाएंगे,
हम 4 लोगों को बुलाएंगे, उनको पहले भूत बनाएंगे, भूत बना के एक बच्चे को खिलाएंगे, उसको हंसवाएंगे, खूब ज़्यादा लाइट जलाएंगे जिससे ये भूत भाग जाएंगे। हम पूरा भूतहा हवेली बना के आपका एडवर्टाइजमेंट शूट करेंगे, शूटिंग होगी पूरी अच्छे से जैसा आप कह रहे हो वैसा। तो सर क्या यहाँ पे आपने कस्टमाइजेशन का थोड़ा सा देखा, आपने कस्टमाइज नहीं करवा दिया अपनी एडवर्टीजमेंट, जैसा आप चाहते थे क्या आपने वैसा नहीं बनवा दिया? हाँ सर हमने तो वैसा बनवा दिया। क्या सर आपने यहाँ पे एनी टाइप ऑफ वर्क नहीं करवाया, उससे एनी टाइप ऑफ वर्क करवाया ना इनसे क्या वर्क करवाया? हाँ सर वर्क करवाया। तो जहां आपने वर्क करवा दिया 194C का, वहां पे आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे 194C कटेगा क्योंकि 194C टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनी काइंड ऑफ वर्क, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि इस टाइप का एडवर्टीजमेंट बना के दो, लेकिन इस सिचुएशन पे अगर आपने देखे तो क्या यहाँ पे कोई काम हुआ? इस पर्सन ने यहाँ पे क्या कोई काम किया है? सर यहाँ पे तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके पास रेडी टू यूज एक एडवर्टीजमेंट की क्लिप बनी थी, एक मान लीजिए 2 मिनट की क्लिप बनी हुई थी, बहुत पुरानी, वो आपको सोल्ड कर दी। आपके कहने पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, काम तो बहुत पहले किया हुआ था, तो 194C यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन जब आपका कस्टमाइज्ड एडवर्टीजमेंट यहाँ बनाया, आपके लिए उन्होंने कोई वर्क किया, आपके लिए उन्होंने कोई काम किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में आ जाता है और 194C पे टीडीएस कट जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अगर आपको और ज़्यादा समझना है ना तो समझिए, जैसे जीएसटी में आप पढ़ते क्या है, अगर कोई प्री पैक सॉफ्टवेयर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मान लो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन अगर ये प्री पैक सॉफ्टवेयर है, जैसा आपको मिलता है मार्केट से आप बस खरीद के लेके आते हो, तो इसको गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड करवा लिया, अपने अकॉर्डिंग कुछ करवाया है, तो उसको सर्विस की कैटेगरी में लिया जाता है। यह तो आपने पढ़ा है। तो इसी तरीके से आपने प्री पैक एडवर्टीजमेंट उठा लाई, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया, एक सामान खरीदा है, तो यहाँ 194C नहीं आएगा, बट अपने हिसाब से दूसरी जगह कस्टमाइज करवा के बनवाया है जब यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे माना जाएगा आपने कोई काम करवाया है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? 194C लग जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, फिर से पढ़ लेंगे क्वेश्चन, जैसा कहिए आप, आपकी इच्छा। मून टीवी टेलीविजन चैनल है, उसको मून टीवी टेलीविजन चैनल मेड पेमेंट ऑफ ₹50 लाख टू अ प्रोड्यूसर। उसने प्रोडक्शन हाउस को, सॉरी टू अ प्रोडक्शन हाउस, मून टीवी ने प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट किया फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। समझ लीजिए मून टीवी ने बोला कि 4 भूत लाओ, रिकॉर्डिंग कर दो, ठीक है, ठीक है सर। द कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू मून टीवी। और हाँ, इस प्रोडक्शन हाउस वाले ने, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस था, ये ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग किया, एक क्लिपिंग बनाया, उसका राइट भी मून टीवी को दे दिया। ये है मून टीवी, इसका राइट भी मून टीवी को दे दिया, ठीक है सर। वुड सच पेमेंट इज लाइबल टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C। हाँ सर, क्योंकि मून टीवी के कहने के अनुसार इस प्रोडक्शन हाउस ने कुछ वर्क किया, काम किया, उसका राइट भी मून टीवी को सोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे वर्क होने के कारण जो भी पेमेंट आई वो 194C में टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात को समझाने के लिए किस तरीके से आपको प्रोविजन बताना पड़ा है। इन दिस केस बहुत इजी सॉल्यूशन। इन दिस केस सिंस द प्रोग्राम इज produced by the production house as per the specification। यही तो मजेदार बात है सर, as per the specification। एक स्टोरी से कंसेप्ट क्लियर। As per the specification given by Moon TV, 4 भूत को बुला लिया था। A television channel and the copyright is also transferred to the television channel. The same falls within the scope of definition of the term work। देखिए एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो टेलीविजन चैनल को ना राइट्स कॉपीराइट ऑल्सो ट्रांसफर होनी चाहिए। टेलीविजन चैनल को कॉपीराइट का ट्रांसफर होना भी कंपलसरी होता है, इसलिए आप इस लाइन को भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप रेड इंक या ब्लू इंक जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए मार्क करते हैं वो मार्क कर लीजिएगा कि ये भी लाइन मेंशन करनी है। तो ट्रांसफर हुआ है, तो ये जो काम जो इन्होंने किया ना, प्रोडक्शन हाउस ने जो काम किया है वो इन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ द टर्म वर्क के अंदर आता है, क्योंकि कुछ काम किया और जो चीज वर्क के अंदर आ गई वो 194C में टीडीएस उस पर कटेगा। देयरफॉर द पेमेंट ऑफ 50 लाख मेड by Moon TV to the production house would be subject to tax deduction at source under section 194C। यहां तक की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इन्होंने फिर बोला also explain, कुछ और भी बताओ, whether the provision of tax deduction at source under section 194C would be attracted if the payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting right और द कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। सर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, सर बना के पैक करके इन्होंने रखा हुआ था। इन्होंने मतलब आप बर्गर जाके अपने हिसाब से नहीं बनवाते हो, आप बस गए और बर्गर उठा के खरीद के खा लिया, पैक्ड बर्गर आपने ले लिया, आपने बनवाया नहीं है बर्गर। मतलब सर और कोई एग्जांपल दो? अरे कुछ नहीं यार, समझ लो बस गुड्स आपने लिया यहाँ पे, ये गुड्स की कैटेगरी, या फिर आपका वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर नहीं था, ये प्री पैक सॉफ्टवेयर था, आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, रेडी टू यूज एक एडवर्टीजमेंट पड़ी थी, उठा के आपको दे दी गई, ठीक है, बाय द प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस ने पहले से ऐसा सामान बनाया हुआ तो आपको दे दिया। क्या आपके कहने के अनुसार कोई काम किया? नहीं किया। जब वर्क ही नहीं हुआ तो 194C में टीडीएस कहां से कटेगा सर? बिल्कुल नहीं कटेगा। इफ हाउएवर द पेमेंट वाज
मेड बाय मून टीवी। देखिए आईसीआई भी कितने अच्छे तरीके से आंसर्स लिखिए, जो एक स्टोरी बेस पे मैंने आपको बता दिया सेम वही चीजें आईसीआई के आंसर में दिख रहा है। ठीक है सर। पेमेंट बाय was made by the Moon TV for acquisition of telecasting rights of the content already produced by the production house. There is no contract for carrying out any work as required in section 194C1. Therefore, such payment would not be liable to tax deduction at source under section 194C. अरे जैसा कि वर्क हुआ ही नहीं है, कोई वर्क हुआ ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, किसी भी काम करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने दिया ही नहीं। अगर हम कस्टमाइज्ड बनवाते ना तो हम कोई काम करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट देते, बट हम आपके पास पहुंचे ऐसे ऐसा सामान चाहिए लो जाओ सामान। मतलब हमें सोफा बनवाया नहीं है, लकड़ी खरीद के सोफा बनवाया नहीं है, सिर्फ दुकान से सोफा खरीद के ले आए हैं। तो कौन सा काम हमने कोई दुकानदार से काम ही नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया तो एनी काइंड ऑफ वर्क में आया ही नहीं, तो 194C में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी 194C के अंदर नहीं आती है। समझ में आया? बिल्कुल सर, मजा आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने हम।